और जो इन्फेंट है उनमें 12 नंबर की ट्यूब की साइज हो सकती है। हो गया? नहीं हुआ? लिखो 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 लिखो। अब हो गया? अरे हो गया क्या? अरे हाँ की ना बोलो रे यार। हो गया। अगली बात उसी के कंटिन्यूशन में लिखो, जैसे तुम टेबल बना के लिख रहे थे, क्या कर रहे थे, जो भी कर रहे थे। ट्यूब कितनी इंसर्ट करेंगे, ट्यूब को इंसर्ट कितना करेंगे। तो इंसर्ट करने के लिए याद रखना है, इवोकेटिव एनिमा या रिटेन एनिमा कोई सा हो, ट्यूब इंसर्ट उतनी की जाएगी। एडल्ट में 3 to 4 इंच कर सकते हो, चिल्ड्रंस और इन्फेंट में 1 से लेके 1.5 इंच कर सकते हो, और पर्टिकुलरली अगर इन्फेंट में पूछा जाए रेंज तो 1 इंच कर सकते हैं। कितना? 1 इंच। हाइट, एनिमा केन की हाइट कितनी रखनी है, ये क्वेश्चन बहुत बार आता है। यही हाइट तुमको 45 सेंटीमीटर सब याद है इवोकेटिव वाली। अगर एनिमा रिटेन वाला है तो रिटेन वाला कितनी रखनी है, 20 सेंटीमीटर और 8 इंच रखनी है। रिटेन का मतलब है क्या है, रिटेन का मतलब जो फ्लूइड दे रहे हैं, जो भी दे रहे हैं एनिमा के थ्रू, वो रुकेगा अंदर ही, वो अंदर ही रहेगा, काफी देर रहेगा। और वो काफी देर कितना देर रह सकता है, टाइम देखो। एडल्ट में इवोकेंट वाला 5 to 10 मिनट्स रह सकता है, ऑयल एनिमा थोड़ा ज्यादा रह सकता है। रिटेन एनिमा का टाइमिंग कितना है, 2 to 3 आवर्स, यूजुअली 2 to 3 आवर्स तक रिटेनिंग टाइम है, 2 to 3 आवर्स रिटेनिंग टाइम होगा। तो आपको यहाँ रेक्टल ट्यूब इंसर्ट कितना करना है अडल्ट, इन्फेंट और चिल्ड्रन में, हाइट एनिमा केन की कितनी रखनी है इवोकेटिव और रिटेन में। इवोकेटिव में तुमको याद है 18 इंच और 45 सेंटीमीटर, और रिटेन वाला 20 सेंटीमीटर और 8 इंच रख सकते हैं। और हमेशा याद रखना है रिटेन एनिमा में रिटेनिंग पीरियड और टाइम कितना है, तो वो है 2 to 3 आवर्स, 2 to 3 आवर्स। तो यहाँ का तारा खटक रहा है। हम्म। नहीं। हो गया क्या? हो गया? नहीं हुआ? हो गया था ना? अदर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट या अदर टाइप, तो क्लीन बाउल प्रायर टू एक्सरे स्टडीज और विजुअलाइजेशन ऑफ बॉयल या सर्जरी ऑफ बॉयल और डिलीवरी ऑफ बेबी, ये याद रखना है। तो उससे पहले क्या करते हैं, सलाइन एनिमा देते हैं। कौन सा? सलाइन एनिमा देते हैं। डायग्नोस करना हो कुछ कंडीशन तो बेरियम एनिमा देते हैं। तो 2 पॉइंट लिख लो कि बॉल को कोई एक्सरे से पहले क्लीन करना हो या विजुअलाइजेशन करना हो, सर्जरी से पहले या डिलीवरी से पहले बॉल को क्लीन करना हो, तो सलाइन एनिमा का यूज किया जाएगा। और कुछ पर्टिकुलर चीज को डायग्नोस करना हो तो बेरियम एनिमा का यूज किया जाएगा। लगता है यहाँ की मशीन लगानी पड़ेगी, खटक रही है? नहीं नहीं, हवा से होता, हवा से। तो हवा से बचने के लिए ढक्कन लगाने पड़ेंगे ना, और ढक्कन यानी चश्मा है। हम्म। लिख लिया 2 पॉइंट। किसी सर्जरी से पहले या प्रोसीजर से पहले बॉल को क्लीन करना हो तो सलाइन एनिमा देंगे, और डायग्नोसिस के लिए देना है तो बेरियम एनिमा देते हैं। 2 ही पॉइंट है। अब ये पहचानो इनको, कौन कौन क्या है। एनिमा केन और ट्यूब है। ये क्या है, एनिमा केन है। ये क्या है, एनिमा केन है। सॉफ्ट वाटर एनिमा दे सकते हैं। ये कैथेटर वाली है जिसमें स्मॉल क्वांटिटी दी जा सकती है इसके थ्रू। ये क्या है, रेक्टल कैथेटर है। एनिमा कैथेटर बोल सकते हो। इनके थ्रू स्मॉल अमाउंट देना हो तो इससे देंगे, और जैसे 1 लीटर बड़ा अमाउंट सॉफ्ट वाटर एनिमा जैसा एनिमा देने हो तो केन एनिमा से दिया जा सकता है। और कैथेटर वाले से ऑयल एनिमा दिया जा सकता है।
हो गया? हम्म, हो गया? क्या कहना चाह रहे हो? क्या आज का दी एंड का कह रहे हो क्या? तुम्हारे इरादे नेक नहीं लग रहे मुझे, चलेंगे आगे, अभी और चलेंगे। अभी है, अरे अभी एनिमल पूरा तोड़ने दो। हैं? भैया आधा एनिमल लगा हुआ खराब चीज है। देख लो भाई। हैं? क्या इरादा है बताओ? चलो कोई नहीं, दिल मार के नहीं पढ़ाएंगे। आज लड़के पढ़ना चाहते हैं, शाबाश। अभी मैं कहाँ जा रही बेटा? मैं कहा, तूने पोस्टर ले ली भागने वाली पोजीशन, और हमेशा मैंने नोट किया सबसे पहले तुम जाती हो। कहाँ जाती बेटा? चांद पे जाएगी ऐसा? हॉस्टल में रहती है? इतना फास्ट भाग के खाना, वो सब भूखी रहेगी, सबसे लास्ट बैठी है वो। तो क्या फर्क पड़ेगा? क्या फर्क पड़ेगा भाई साहब? क्या करेगी उन 5 मिनट में अलग से? क्या करेगी? चल तूने आज बैग पैक किया तो सबसे पहले भागने की ट्रिक अपनाती है। अब बैग मत खोल, अब तो मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, खोल मत। अब बैग खोलना नहीं है। हाँ, ऑटोमेटिक गेट कौन सा होता है? उधर नहीं है, इधर है, बोलो। है बेटा? ट्राइपॉड ऐसा कुछ नहीं बताया मैंने। और ट्रिपॉइड पोजीशन तो हर तरह के गेट में लेना है, चलने से पहले ट्रिपॉइड पोजीशन लेना है, चाहे वो कोई सा गेट हो। ऑटोमेटिक गेट कौन सा है? हैं? अरे लिखा है ना 3 पॉइंट के आगे, शुरू में ही, शुरू में जहाँ गेट के 5 तरह के गेट होंगे, वहां 3 पॉइंट गेट के ब्रैकेट में लिखा है ऑर्थोपेडिक गेट। लिखा है कि नहीं? देख लो, ये भागने की वजह से गलत हुआ है, बैठ नीचे। हाँ, आ रहा हूँ लड़का, तुम्हारे पास ही आ रहा हूँ मैं। लड़को तुम्हारे पास ही आ रहा हूँ, टेंशन ना लो तुम। हाँ, आप क्या बताओगे भाई? आप क्या बताओगे? व्हाट इज द सेकेंडरी इफेक्ट ऑफ कोल्ड एप्लीकेशंस? सेकेंडरी इफेक्ट ऑफ कोल्ड एप्लीकेशंस, वैसो ठीक है। हाउ मच टाइम आफ्टर द अप्लाइंग ऑफ कोल्ड एप्लीकेशन द सेकेंडरी इफेक्ट कैन बी सीन? कितना समय पे तक बर्फ लगा के रखेगा तो सेकेंडरी इफेक्ट आ सकता है? कितना ड्यूरेशन है वो? Primary effect of cold applications may last for 30 minutes to 1 hour. 30 minutes to 1 hour. If further cold application needs to be applied, minimum 1 hour of recovery period should be given. Otherwise, secondary effect may occur. याद रखना है। इसके अलावा swing through gate में कैसे कूदेगा भाई? swing through gate में कहां तक आएगा? The past the crush line है, past the crush line या forward to crush line आएगा। इसके अलावा वॉकर से जब चलेगा तो वॉकर कितना आगे खिसकाएगा? 6 फीट। हाँ, इंच 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 इंच। रिटेन्ड एनिमा में केन का हाइट कितना रहेगा? रिटेन्ड एनिमा में केन का हाइट कितना रहेगा? कितना? बुक निकाल, वो पेज निकाल और मुझे बता कहाँ लिखा है वो। नहीं, वो कहाँ लिखा है वो बता। देखा, ये जल्दी बुक जो भी बंद करते हैं वो सब भूल जाते हैं, कृपया अटक जाती है। बेटा कहाँ लिखा है? ढूंढ दो। अभी अभी लिखा है, वो टेबल में लिखा था। क्या है? ढूंढ दो। हाँ, ढूंढ। अभी अभी लिखा है, वो टेबल में लिखा था। रिटेन एनिमा में एनिमा केन की हाइट कितनी रखेंगे? हम्म, 18 बोल रही हो तुम? हाँ, मैं किसका पूछ रहा हूँ? रिटेन का पूछ रहा हूँ। अरे तुम्हारा ध्यान किधर है? है? हाँ, फिर से आऊंगा ना, फिर वापस आ रहा हूँ ना। इसके अलावा अब आएंगे हमारे लड़के शेर कोयले। अब बताएंगे कोयले जवाब मुझे। है? व्हाट इज द मोस्ट स्टेबल गेट? Which of the all gates like 4.3.2 point, all of these which of the gate is most stable gate? हाँ, 4 point gate is most stable. कौन सी केन सबसे ज्यादा स्टेबल है? केन केन केन, ये केन प्रकार है, बताओ कौन सी केन है? अरे उसका नाम क्या है? बहुत बढ़िया है। क्या नाम है? अरे क्वेट केन है, क्या नाम है? क्वेट केन नाम है, क्या नाम है? क्वेट केन। अभी बैकपैक वालों से और पूछता हूँ, रुको। ये तो अत्याचार हो जाएगा, इस पे बार बार इससे पूछेंगे तो अत्याचार हो जाएगा ना। चलो ठीक है, धन्यवाद। हेलो, ठीक। हो गया, ठीक है। अलग से, अलग से पर्सनल है। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। ओए गधे, ओ भाई, क्या हो रहा है? कोई समस्या है? क्या सॉल्यूशन है उसका? हाँ तो बंद कर दो बस। अरे ठीक है, चलता है, सब चलेगा। तुम इतना एक्सपर्ट हो गए, अंदर में भी लिख सकते हो, होशियार बच्चे सब है। वाह, शांति बना लो। तो कल क्या पढ़ा था? एनिमा। हो गया बेट साहब? एनिमा असर किया या नहीं किया? नहीं किया? नहीं किया तो फिर से लगाना पड़ेगा भाई। हाँ, काम कर गया? तो अभी पूछ लेते हैं। ए भाई, क्या हुआ है? चल तू ही बता, खड़ा हो सबसे पहले। पुराना नाम क्या है एनिमा का? खड़ा होकर बता जल्दी, फॉर्मल नेम ऑफ एनिमा।
इसलिए पूरी टाइम बातें करता है, कुछ नहीं समझ पा रहा है बेटा। शाबाश बेटा। और क्या पूछें तुमसे? व्हाट इज द बेस्ट पोजीशन टू गिव एनिमा? है? हाँ सिम्स लेटर ठीक है, राइट लेफ्ट। हम्म, ठीक है, बेस्ट पोजीशन कौन सी है? ठीक है, तो एनिमा ऐसा किया थोड़ा सा तुम्हारे, ठीक है चलो चलेगा इतना है। और वो कौन से जो गोली आती है वो किधर से देंगे? हाँ तुम ओरल लेना, लड़के पीछे वाले लोग सब देना नहीं किसी को, सिर्फ खुद लो तो ओरली ले सकते हो, देना नहीं है भाई। ठीक है, ज्ञान की बात क्या है कि सब्र करना पड़े तो कर लेना, दुनिया से लड़ना पड़े तो लड़ लेना, उगते हुए सूरज को वो सलाम जरूर करेंगे, अगर तुझे वो सूरज बनने में वक्त लगे तो तू वो वक्त ले लेना। तो इसका मतलब यही है, सब्र सबसे बड़ी चीज है, सब्र यानी पेशेंस है। सब्र हर चीज में चाहिए भाई, एक दिन से कुछ नहीं होगा, बूंद बूंद से घड़ा भरता है, वैसे ही धीरे 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 स्लो एंड स्टडी विंस द रेस वाली बात है यहाँ भी। तो पेशेंस रख के पढ़ते रहोगे तो हो जाएगा, एक दिन से कुछ नहीं होगा। जैसे इतनी उदास बैठी हो लड़की, इस बात को सुन के भी बिल्कुल हिली नहीं, क्या हुआ है, कहाँ पे घूम रही थी? हाँ तुम, हाँ कहाँ कुछ सोच रही थी हूँ, क्या हुआ? ठीक हो? क्या आप ठीक हो? ठीक हो? हाँ फिर ठीक है तो ठीक है, इतनी उदास नहीं रहने का, क्या हुआ है? कोई दिक्कत है? हवा आ रही है? नहीं आ रही? तो भी उदास है, हवा नहीं आ रही है, ब्लड बंद नहीं है ना यार, अभी तो भेजा मैंने ऊपर पानी भराने के लिए। अब आ रही है हवा, नहीं आ रही? ये भी चल रहा है कि नहीं? और ठीक है, हवा पानी सब चलता रहेगा। तो कल एनिमा खत्म हो गया था, नहीं नहीं करते हुए, ठीक है, उसमें कुछ बचा नहीं था। मैंने अभी देखा तो उसमें कुछ नहीं है, सारा फिनिश है, एक लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ था, वो भी आज तुम्हें दिखा देते हैं। तो शुरुआत क्वेश्चन से यह सही आंसर की उम्मीद रखेंगे, अदरवाइज मुर्गा और मुर्गी बनाऊंगा मैं। हम्म, कितना देंगे आप, पढ़ के बताओ। वैसे तुम्हारा लिखा हुआ है ये सब, ये ढूंढ रही है जैसे, देखो कहाँ लिखा हुआ है, क्या है भाई आंसर? है डी। अच्छा, 55 साल का इसलिए, और ये अगर 55 से कम हो जाती, साल बहुत छोटा बच्चा हो जाता तो 250, बिल्कुल। तो मतलब तुमको सब याद है, तो बिल्कुल करेक्ट है। कितना दे देंगे अमाउंट? अडल्ट में 500 से 1000 ml दे देंगे, चिल्ड्रन में 250 से 500 दे देंगे, और इन्फेंट में 250 ml और लेस दे देंगे। तो कुल मिला के एनीमा तुम्हारे असर कर दिया। आज डालेंगे राइस ट्यूब, जो पेट साफ एनीमा से बच गया था, वो इससे निकालेंगे लवाज करके। हम्म, सुना? इसने जो बोला वो सुन लिया तुमने? चलो, नहीं नहीं मैंने भी नहीं सुना। नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब, जिसको हम राइस ट्यूब बोलते हैं, बहुत लोगों ने बहुत बार देखी भी होगी, कई कई एक्सपर्ट ने डाली भी होगी। तो राइस ट्यूब बहुत बेसिक सा टॉपिक है, पर इसमें छोटे छोटे पॉइंट वो क्वेश्चन बन सकते हैं, तो उन क्वेश्चन पॉइंट वाली चीजों पे ध्यान देना है, बाकी तो बेसिक सबको पता है राइस ट्यूब का, जिसको हम क्या कहेंगे, नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब बोल सकते हैं, स्टमक इंट्यूबेशन बोल सकते हैं, नेजोगैस्ट्रिक इंट्यूबेशन बोल सकते हैं। क्यों डालेंगे राइस ट्यूब? और नाम से दिखा है नेजोगैस्ट्रिक, तो कहां से होगे भाई? नाक से होते हुए, गैस्ट्रिक मीन स्टमक, नाक से होते हुए स्टमक तक जानी है, नाक से होकर स्टमक जाएगी। तो जाएगी तो मेजर भी करना पड़ेगा कि कितनी ट्यूब डाल लेंगे, कितनी लेंथ तक स्टमक आ सकता है, तो उसको मेजर करने के लिए नेक्स्ट फॉर्मूला है। नेक्स्ट समझते हो क्या है? टिप ऑफ द नोज टू द ईयर लोब एंड द पॉइंट प्रोसेस और जीबी स्टर्नम, तो उसको हम नेक्स्ट फॉर्मूला बोलते हैं। आइडियली राइस ट्यूब की जो लेंथ होती है वो 120 से 125 सेंटीमीटर होती है। स्टमक में कितनी सेंटीमीटर डाल देंगे तो स्टमक तक जाएगी? तो 50 से 55 सेंटीमीटर डालेंगे तो स्टमक में चली जाएगी, ज्यादा डालोगे और आगे इंटेस्टाइन में चली जाएगी, कम डालोगे तो ऊपर के पार्ट में रह जाएगी। और राइस ट्यूब पे मार्किंग होती है, तो मार्किंग इसीलिए की जाती है, 4 तरह की मार्किंग होती है, 40 सेंटीमीटर पे, 50 पे, 60 पे, 70 पे, तो अलग अलग मार्किंग है। 40 पे डालोगे तो कहां जाएगी, वो सब चीजें अपन देखेंगे। अब लिख लो कि नेजोगैस्ट्रिक इंट्यूबेशन एक मेडिकल प्रोसेस है, जिसमें प्लास्टिक की ट्यूब नाक से डालते हैं और स्टमक तक डाल देते हैं। कहां डालेंगे? स्टमक तक। और किसने इन्वेंट करी? तो अब्राहम लुइस लेविन ने एनजी ट्यूब का इन्वेंशन किया, और जॉन एल्फ्रेड ने क्या किया? राइस ट्यूब, न्यू टाइप की राइस ट्यूब, उसको इन्वेंट किया। दोनों राइस ट्यूब बोल सकते हो दोनों को, बट लेविन्स और राइस ट्यूब में फर्क है, दिखाएंगे फोटो के साथ फर्क क्या है। तो राइस ट्यूब, नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब, गैस्ट्रिक इंट्यूबेशन, स्टमक इंट्यूबेशन, सारे वर्ड इसके लिए यूज किए जा सकते हैं। और एक मेडिकल प्रोसीजर है जिसमें नोज के थ्रू एक ट्यूब डाली जाएगी, वो थ्रू द इसोफेगस होती हुई स्टमक में जाएगी। इससे या तो स्टमक को वॉश करने के लिए यूज किया जा सकता है, और जब स्टमक वॉश के लिए इसका पर्पज होगा तब उसको हम गैस्ट्रिक लेवाज बोल देंगे। और जब हम फीडिंग देना है किसी पेशेंट को, न्यूट्रिशन देने के लिए, ड्रग्स देने के लिए यूज किया जाएगा, तो उसको क्या बोल देंगे? गैस्ट्रिक गेवाज बोल देंगे, गैस्ट्रिक गेवाज बोल देंगे। लेवाज यानी लेना है, लेने का मतलब क्या लोगे? स्टमक कंटेंट को बाहर निकालेंगे। हाँ, और वो कौन से केस में करेंगे? बहुत सारी कंडीशंस है, पॉइजनिंग हो सकता है, इसके अलावा कोई सर्जरी से पहले स्टमक को खाली करना हो, उस कंडीशन में भी किया जा सकता है। चलो लिखते जाओ। हाइट ऑफ एनिमा केन फॉर इवागेटिव एनिमा इज, यस यू बेटा, ब्लैक टी शर्ट पीछे दीवार के पास, बता बेटा, ऊपर देखते हो, पड़ोसियों से बिल्कुल नहीं सुना, कान बंद कर ले। हाँ बोल। इवागेटिव एनिमा देंगे तो कितनी हाइट तक उस कैन की हाइट रखेंगे? हैं, जोर से बोलो, बोलो बोलो बोलो, कुछ तो बोलो। 10 सेंटीमीटर, 20, 30, 40, 50? कौन है 20 वाला? मुंह की बंदा तुरंत। अरे भाई बेटा, इवागेटिव में 45 सेंटीमीटर, रिटेन में
20 सेंटीमीटर। ये याद कौन करेगा बे? मुझे तो याद है। तो अब तुम्हारी किसकी है? तुम्हारी है ना भाई, तो करो ना तुम याद। क्या लोगे इसे याद करने का? समोसा? इतनी गर्मी में क्या मिर्ची खाना है? चलो हो गया ये। तो याद रखना है, जॉन लुइस लेविन ने लेवेंस ट्यूब का डिस्कवरी किया और न्यू राइस ट्यूब की डिस्कवरी जॉन एल्फ्रेड राइल्स ने की। जॉन एल्फ्रेड राइल्स ने की, ये याद रख लेने का है। और सिंपल है मीनिंग, मेडिकल प्रोसीजर है, नोज के थ्रू थ्रू द इसोफेगस स्टमक तक ट्यूब डालना है। लिख लिया? क्या कर रहे हो इतना? नहीं नहीं हुआ नहीं है, ये संघर्ष जारी है इधर इनका। हो गया? तो आपस में बातें चर्चाएं ना करें प्लीज, चर्चाओं पे मुझे आएगा गुस्सा फिर। पर्पज क्या क्या हो सकते हैं? और पर्पज ऑफ नेसोगैस्ट्रिक ट्यूब इंट्यूबेशंस, तो स्टमक को अगर डिकम्प्रेस करना हो तो यूज किया जा सकता है। पेशेंट को एस्पिरेशन की रिस्क हो, कोई सर्जिकल प्रोसीजर हो, या फिर पेशेंट को फ्रीक्वेंट वोमिटिंग हो रही हो, तो स्टमक को खाली करने का एक तरीका हो सकता है नेसोगैस्ट्रिक ट्यूब। या पेशेंट की कॉन्शियसनेस डिक्रीज है, कॉन्शियसनेस जब भी डिक्रीज होगी रिस्क ऑफ एस्पिरेशन बढ़ेगा, रिस्क ऑफ एस्पिरेशन बढ़ेगा, तो उसको मिनिमाइज करने के लिए यूज किया जा सकता है। कोई दवाई देंगे, मेडिकेशन एडमिनिस्टर करेंगे, न्यूट्रिशन एडमिनिस्टर करेंगे जो ऑरली नहीं ले पाता उसके लिए। इसके अलावा स्टमक को इरिगेट और वॉश आउट करने के लिए, और इरिगेट कौन सी कंडीशन में करेंगे? पॉइजनिंग के केस में करेंगे। तो बेसिक मकसद है ट्यूब का, पर्पज है, सिंपल सी बात है, या तो कुछ देंगे या कुछ लेंगे स्टमक में से, बस यही दो पर्पज है। और ऐसा क्यों करना पड़ेगा कि ऐसी चीज स्टमक में डाल दी है जो पेट के लिए या बॉडी के लिए हार्मफुल है, तब तो उस बॉडी से उसको चीज को बाहर निकालेंगे इन केस ऑफ पॉइजनिंग। या फिर स्टमक ऑटोमेटिकली एम्प्टी हो नहीं पा रहा, सर्टेन कंडीशंस है स्टमक की, स्टमक एटोनी हो गया है, उस कंडीशन में भी डिकम्प्रेस करना पड़ेगा, या कोई सर्जिकल प्रोसीजर में डिकम्प्रेस करेंगे, खाली करना है स्टमक को। स्टमक की पीएच कितनी होती है? 7? कोई बोला इधर से 7? कितनी होती है? लेस देन 4 होना है, लेस देन 4। हाईली एसिडिक है स्टमक की पीएच, हाईली एसिडिक का मतलब लेस देन 4 होगा इंटेस्टाइन की। हम्म, होशियार हो गए। पर्पज लिखिए। हो गए पर्पज भाई? हो गए नहीं, इतना जल्दी नहीं हो पाएगा, आराम से करेंगे। Rice tube is a medical procedure in which a plastic tube is inserted from nose via esophagus towards the stomach. The purposes are to decompress the stomach, to wash out or irrigate the stomach, to provide nutrition or medication to the patient, or to prevent or to minimize the risk of aspiration. ये वाली कंडीशन में राइस ट्यूब डालने की जरूरत पड़ेगी। अब हम चलेंगे आगे। ये सब लिख लिया? हो गया? मत लिखो, मत लिखो। अब ट्यूब के टाइप्स लिखो सीधा, एक साथ आए इसलिए डरना नहीं है। एक एक करके आता तुमको हल्का लगता, पर जो एक एक करने वाला सिस्टम यहाँ लग रहा फेल हो गया। एक एक आता तो तुमको भारी नहीं लगता, ये भरा हुआ नहीं लगता ना। तो कोई नहीं, हालात को समझते हुए तुम एक एक करके लिखो, पहले सुन लो उसके बाद लिखना। लेविन्स कैथेटर क्या है? लेवेंस कैथेटर सिंगल ह्यूमन है, स्मॉल बोर है, सिंगल ह्यूमन स्मॉल बोर नेसोगैस्ट्रिक ट्यूब का है, और ये मेनली मेडिकेशन और न्यूट्रिशन देने के काम आता है। तो लेवेंस ट्यूब या लेवेंस कैथेटर से सिंपल इतना समझना है कि ये सिंगल ह्यूमन है। सिंगल ह्यूमन का मतलब क्या है भाई? अरे ऊपर एक ही छेद होगा, ऊपर एक ही होल होगा, उसे कुछ देने का और लेने का एक ही जगह है, तो वो सिंगल ह्यूमन है और स्मॉल बोर है। इसके अलावा ये किसके लिए मेनली यूज की जाएगी? तो ये मेनली मेडिकेशन और न्यूट्रिशन देने में काम आएगी। दूसरी ट्यूब आती है आपकी स्लेम सम कैथेटर। स्लेम सम कैथेटर क्या? ये लार्ज बोर ट्यूब है। ये क्या करेगी? इसमें दो ल्यूमन होंगे, यानी कि दो होंगे, है वाई शेप जैसा दिखेगा, और इसके दो मुंह होंगे, है ना, तो डबल ल्यूमन होगी ये। दिस अवेल फॉर एस्पिरेशन इन वन ल्यूमन। एक ल्यूमन किसके काम का आएगा? एस्पिरेट करने के लिए, गैस्ट्रिक कंटेंट को एस्पिरेट करने के लिए एक ल्यूमन काम आएगा। और दूसरा क्या है? वेंटिंग इन द अदर टू रिड्यूस नेगेटिव प्रेशर एंड प्रिवेंट गैस्ट्रिक बिकॉज़ ऑफ बीइंग ड्रॉन इन द कैथेटर। दूसरा क्या करेगा? नेगेटिव प्रेशर, एनवायरमेंटल एयर को मेंटेन करके रखेगा। एनवायरमेंटल एयर स्टमक में जा सकती है, आ सकती है, उसको मेंटेन करने का ही काम है। उसके बाद एक आता है डॉब हॉप ट्यूब। क्या है ये? क्या काम आएगी? ये भी स्मॉल बोर नेसोगैस्ट्रिक ट्यूब है, और इसका काम क्या है कि सेम ही है, काम वही रहेगा। इसमें बस आगे जो टिप होगा उसमें कुछ वेट वाली चीज होगी, जिससे क्या होगा? इजीली ग्रेविटी के साथ डाल भी सकते हैं, और इजीली पुल आउट भी नहीं होगा, इजीली पुल आउट भी नहीं होगा। अगर मान लो ये चीज है, ये डालनी है यूं, और इसके टिप पे आगे थोड़ा वजन डाला हुआ हो, तो क्या होगा? डालते टाइम भी वजन से ग्रेविटी से इजीली जाएगी, और बाहर निकालते टाइम भी डिफिकल्ट से बाहर आएगी, क्योंकि वजन है वहां आगे। तो सिर्फ ड्रॉप ट्यूब क्या है? स्मॉल बॉल ट्यूब है विथ वेट एट द एंड। वेट है उसके एंड पे कुछ। वेट किसका हो सकता है? किसका क्या, किससे वजन आएगा? अरे भाई एक छोटी सी लोहे की बॉल देखी है, छोटी छोटी है, जैसे बेरिंग्स में होती है, वो वैसी वाली बॉल होती है एक आगे, जिससे वेट रहे, इंटेंडेड टू पुल इट बाय ग्रेविटी ड्यूरिंग द इंसर्शन। वजन होगा तो इजीली जाएगी, और रिमूवल टाइम पे भी इजीली बाहर नहीं निकल सकती है। इसके कारण सिर्फ और सिर्फ इजी इंसर्शन और रिमूवल इजीली ना हो, पेशेंट खींच नहीं पाए, या पेशेंट ऐसी पोजीशन ले और ट्यूब फट से बाहर आ जाए, उसको प्रिवेंट करने के लिए ये बनाई है कंपनी वालों ने। इसका नाम रखा है डॉब हॉप ट्यूब। अब लिख लो, तो 3 ट्यूब लिख लो। एक लेविन है, दूसरी स्लेम संप है। लेविन सिंगल ल्यूमन है, मेडिकेशन के लिए और न्यूट्रिशन के लिए यूज की जाएगी। दूसरी स्लेम संप है, उसमें 2 ल्यूमन है, ये डबल ल्यूमन है, एक से फीड दे सकते हैं, ले सकते हैं। दूसरे में एयर वेंट होता है, दूसरे में क्या होगा? एयर वेंट होगा। और तीसरी डॉब हॉप वाली है, इसमें उसके टिप पे वेट होगा, जैसे ग्रेविटी के साथ इजीली इंसर्ट की जा सकती है।
लेवेंस ट्यूब कैसी है? सिंगल ल्यूमन ट्यूब है जिससे मेडिकेशंस और न्यूट्रिशनल चीजें फीडिंग दी जा सकती है। दूसरी स्लेम सम ट्यूब है, डबल ल्यूमन ट्यूब है, एक से गैस्ट्रिक कंटेंट को एस्पिरेट किया जा सकता है। दूसरा एयर वेंट के लिए है, एयर वेंट नेगेटिव प्रेशर को रिड्यूस रखेगा और स्टमक का जो म्यूकोसा है वो ट्यूब के अंदर आने से बचाएगा। जब भी एस्पिरेट करेंगे तो ट्यूब के साथ स्टमक का म्यूकोसल लेयर ना चिपके, तो उसके लिए उस एयर वेंट को खुला रखेंगे। तीसरी ट्यूब डोरहॉफ ट्यूब है और डोरहॉफ ट्यूब नॉर्मल राइस ट्यूब जैसी है, स्मॉल बोर ट्यूब है, उसके टिप पे वेट है जिससे ग्रेविटी से इंसर्शन में हेल्प मिलती है। लिख पाए तीनों? नहीं? इतना काय लिख रहे हो यार? ज्यादा लिख रहे हो क्या एलोबरेट करके? किसको? हम्म? अरे भाई ऑलरेडी हो गया है ना, ऑलरेडी वेट होके ही आएगा ना जहाँ लगाया वहां से, बस ये रीजन है। नहीं नहीं, कंटामिनेट होगा तो वापस डिसइंफेक्ट करेंगे ना सेलों ने। हाँ, क्लीन करने के बाद उसमें रखेंगे ना। तीन तरह की ट्यूबें हैं इस स्लाइड पे और बहुत तरह की है अभी तो। हाँ, क्या रिपीट सारी कर दी? तीन बार तो और कर देता हूँ। लेविस ट्यूब कौन सी ट्यूब है? सिंगल ल्यूमन ट्यूब है जिसमें छोटे छोटे होल है, छोटी साइज की है और ये मेडिकेशन और न्यूट्रिशन देने के काम आएगी। दूसरी ट्यूब स्लेम सम ट्यूब है, इसमें डबल ल्यूमन ट्यूब है। ये कैसी ट्यूब है? डबल ल्यूमन ट्यूब है। और एक ट्यूब एक ल्यूमन कौन से काम आएगा? गैस्ट्रिक एस्पिरेट करने के काम आएगा। दूसरा एयर वेंट है, एयर वेंट क्या करेगा? नेगेटिव प्रेशर को रिड्यूस करेगा जिससे एस्पिरेट के टाइम उस ट्यूब में स्टमक का म्यूकोसल लेयर फंसे नहीं, ऑब्स्ट्रक्ट ना करे। क्योंकि जब भी अपन किसी चीज को पाइप डाल के और वापस खींचेंगे तो हो सकता है ना स्किन का पार्ट उसके अंदर आए, क्योंकि जब खींच रहे हैं तो वो चिपकेगा ना, तो चिपकने से रोकता है दूसरा वेंट, वो एयर वेंट है। तीसरी चीज कहां से है भाई? घर गए थे? कहाँ है घर? इतनी दूर चले गए? चलो, अर्जेंट था कुछ? चलो कोई बात नहीं। और जो ये डॉग ट्यूब है, ये भी स्मॉल बॉल ट्यूब है, इसमें टिप पे वेट होगा ताकि ग्रेविटी के साथ इजीली इंसर्ट किया जा सके। बस इतना ही है। अब लिख पाए? ये देखो, ये सिर्फ ट्यूब को देखना है, लिख तुमने लिया है। लेविन ट्यूब के बारे में तुमने लिख रखा है। लेविन ट्यूब, ये वाला फोटो, ये सिंगल ल्यूमन ट्यूब है और लेविन, कहाँ बोलो? नहीं लिखा है? हाँ बनाओ ना, डायग्राम तो अभी आया पहली बार। बनाओ, मेरे को क्या दिक्कत है, डायग्राम बनाओ। बहुत बड़ी कलाकार है क्या डायग्राम बनाएगी? ये सिंगल ल्यूमन ट्यूब दिख रहा है आपको? ल्यूमन सिंगल है, एक ल्यूमन है, सिंगल है। स्लेम सब में दो ल्यूमन दिखेंगे आपको। ठीक है, ये तुमने देख लिया। आगे चलते हैं। फोटो तुम दिमाग में छाप लो, बनाने की जरूरत नहीं है। बनाओगे? अरे कुछ नहीं करना है। ये देखो, अब इसके पार्ट्स देखो, राइस ट्यूब के पार्ट्स क्या क्या पार्ट्स हो सकते हैं? तो पार्ट्स में क्या है? कुछ नहीं है। ये पीवीसी की बनी हुई ट्यूब कॉमनली यूज होती है। पीवीसी की बनी हुई ट्यूब होती है, ये सॉफ्ट और किंग रेजिस्टेंस होती है, सॉफ्ट एंड किंग रेजिस्टेंस होती है और पीवीसी की बनी होती है। और ये भी बात ध्यान रखना है कि पीवीसी वाली जो भी पीवीसी की राइस ट्यूब बनी होगी, वो उसको चेंज कितने वीक में करना चाहिए आइडियली। वैसे तो करते नहीं अपन, जब तक ब्लॉक ना हो, निकल ना जाए, ना करेंगे, है ना, बहुत ज्यादा गंदी ना दिखने लगे तब तक हॉस्पिटल में नहीं चेंज करते। पर आइडियली ये 2 वीक में चेंज कर सकते हो। पीवीसी वाली कौन सी? पीवीसी वाली जो भी राइस ट्यूब होगी, ये ध्यान रखना, पीवीसी वाली। फिर आती है एक फ्रेका ट्यूब जो पॉलीविनाइल की बनी होती है। पॉलीविनाइल वाली ट्यूब 4 to 6 वीक रख सकते हैं। वो कितनी रख सकते हैं? 4 to 6 वीक। वो आगे लिखूंगा फ्रेका ट्यूब, तब वही लिख लेना, यहाँ मत लिखो। अलग अलग कलर कोडेड के साथ आती है, कलर कोडेड भी बताएंगे। पार्ट में आपको दिख रहा है ये छेद को हम लेटरल आई बोलते हैं। यही होल से गैस्ट्रिक कंटेंट एस्पिरेट होगा, गैस्ट्रिक कंटेंट को एस्पिरेट करेंगे। और इसमें एक लाइन होती है जो रेडियो ओपेक होती है, जो एक्सरे में देख सकते हैं। रेडियो ओपेक लाइन होती है जो एक्सरे में विजुअलाइजेशन किया जा सकता है, क्योंकि मोस्ट कंफर्मेटिव मेथड ऑफ राइस ट्यूब कौन सा है? एक्सरे है। कि सही जगह ही है कि नहीं गई, उसको कंफर्म करने के लिए हम क्या करेंगे? एक्सरे करेंगे। और एक्सरे में किसकी वजह से दिखेगा? रेडियो ओपेक लाइन की वजह से दिखेगा। इसके अलावा इस पे मार्किंग रहती है। 40 सेंटीमीटर पे पहली मार्किंग आएगी, 50 पे दूसरी, 60 पे तीसरी और 70 पे चौथी मार्किंग। 4 मार्किंग देखने को मिलेगी। और ये मार्किंग इंडिकेट करती है कि राइस ट्यूब कितना इंसर्ट करोगे तो कहां तक जाएगी। 40 करोगे तो इसोफेगस और स्टमक के पार्ट जहां ज्वाइन होते हैं, ज्वाइंट तक जाएगी, जंक्शन तक जाएगी। 50 डाल दोगे तो स्टमक में आ गई है। 60 डालोगे तो आगे दुर्दनम के शुरुआत तक पहुंच गई है। 70 डाल दोगे तो पहुंच गई पूरे आगे इंटेस्टाइन में। तो वो है, लिखूंगा आगे वो। तो ये पार्ट तुमको पता है, पहचान तुम लोगे। आगे चले। अब लेविस ट्यूब और राइस ट्यूब में फर्क क्या है? तो लेविस ट्यूब और राइस ट्यूब में मेन डिफरेंस क्या है? तो लेविस ट्यूब जो पहली पिक्चर में देखी थी और अभी जो वाली राइस ट्यूब तुमको दिखाई थी, उसमें फर्क नहीं नजर आया? जैसे इसका टिप क्लोज है, टिप क्लोज है कि नहीं? ये क्लोज टिप है, ये राइस ट्यूब है। ये लेविस ट्यूब देख लो, इसका टिप ओपन है, मुंह आगे से खुला है। इसका आगे से टिप ओपन है, उसमें टिप क्लोज है। और लेटरल आई तो रहेगी, लेटरल आई तो इसमें भी होगी और उसमें भी होगी, यानी कि लेटरली छेद दोनों ट्यूबों में होंगे। मेन डिफरेंस इज लेविन ट्यूब का टिप ओपन रहता है और जो राइस ट्यूब है उसका टिप कैसा है? क्लोज रहेगा। तो लेविन ट्यूब को हम ओपन टिप बोलेंगे, ओपनिंग एट द एंड ऑफ द ट्यूब फॉर इजियर सिक्रीशन ऑफ गैस्ट्रिक कंडीशन का कंटेंट। और जो राइस ट्यूब है वो क्लोज टिप है, मोस्टली यूज फॉर द मेडिकेशन और न्यूट्रिशन देने के लिए यूज होगा। तो जब भी हमको स्टमक गैस्ट्रिक लवर्स करना है तो ओपन टिप वाली से इजीली कर सकते हैं, क्योंकि टिप ओपन है तो गैस्ट्रिक कंटेंट इजीली एस्पिरेट किया जा सकता है। और जो क्लोज टिप है ये वाली मेनली किसमें यूज करेंगे? गैस्ट्रिक गवाज में, मेडिकेशन देना है, कुछ न्यूट्रिशनल चीजें देनी हो, उस कंडीशन में यूज करेंगे।
तो ये दोनों पॉइंट आपको याद रखना है कि लेविंस ओपन एंड टिप वाली है और जो न्यूअर राइस ट्यूब है वो क्लोज एंड टिप वाली है। ओपन एंड टिप वाली गैस्ट्रिक एस्पिरेशन इजीली करा सकती है क्योंकि उसका टिप ओपन है, और एंड वाली जो है जिसका टिप क्लोज्ड है वो मेडिकेशंस और न्यूट्रिशन देने के काम में आ सकती है। अभी तक तुमने जो लिखा है वो तुम्हारे दिमाग में इतनी बातें जानी चाहिए कि राइस ट्यूब इज नेसोगैस्ट्रिक इंट्यूबेशन इन व्हिच a tube made up of plastic or PVC inserted through the nose via esophagus to the stomach. The purpose is to decompress the stomach or to aspirate the gastric contents or to minimize the risk of aspiration and to provide nutrition or medication to the patient. ये पर्पज हो गए। टाइप्स टिल नाउ वी हैव सीन थ्री टाइप्स लाइक लेविस ट्यूब। लेविस ट्यूब कैसी है? ओपन एंड वाली है। दूसरा स्लेम्स ऑफ लेविस ट्यूब सिंगल ल्यूमन है, स्लेम्स ऑफ ट्यूब डबल ल्यूमन है। एक में एयर वेंट है, एक में गैस्ट्रिक कंटेंट को एस्पिरेट करेंगे, तो एयर वेंट को ओपन रखेंगे ताकि स्टमक म्यूकोस साथ जब एस्पिरेट करेंगे तो चिपके नहीं। फिर ड्रॉप ऑफ ट्यूब है जिसके एंड पे वेट होगा जो ग्रेविटी के साथ इजीली इंसर्ट की जा सकती है। इतनी बातें। चले आप आगे लिख पाए भाई? ओ पहलवान लिख लिए क्या? शाबाश। अब एक ये और तरह की ट्यूब है जिसको हम सेंगस्टन ब्लैक मोरे ट्यूब बोलते हैं। इसका जरूर डायग्राम बना ले दिमाग में और कॉपी दोनों में। बेटा फिर नजर तुम्हारे पे बट्टी जा रही मेरी, तुम चारों तरफ बातें करते हो। ब्लैक साइड पिलर का सपोर्ट उस लड़की से कर रहा था, पहले पहले इससे कर रहा था, अब उसके पीछे वाली से कर रहा, फिर इन दोनों से करेगा, फिर साइड वाले से लड़के से करेगा। ये पूरा 360 डिग्री घूम घूम के कर रहा है। क्या मामला बेटा? क्या मामला है? इधर आके माइक दे दूं बता दो सबको, ऐसा नहीं करना है। अब तो सारे रहे घुसे घुसे पर तुम नजरों मारे सामने रह गए। कल तुम एक पीछे बैठना। तो सैंक्शन ब्लैक वाली ट्यूब कैसी ट्यूब है भाई साहब? ट्रिपल ह्यूमन ट्यूब है। कैसी है? ट्रिपल ह्यूमन ट्यूब है। इसका एक ही रोल में इसका काम आता है मेन लिए इसोफेजियल वेरिसेस में ब्लीडिंग को कंट्रोल करने के लिए। रप्चर्ड इसोफेजियल वेरिसेस यूजेज क्या है? टू कंट्रोल ब्लीडिंग इन रप्चर्ड इसोफेजियल वेरिसेस। इस पे बहुत बार क्वेश्चन आता था, इसका फोटो भी आता है और ऐसे भी क्वेश्चन आता है कि टाइप ऑफ ट्यूब इज यूज्ड टू मिनिमाइज और टू कंट्रोल ब्लीडिंग इन रप्चर्ड इसोफेजियल वेरिसेस। तो आपको नाम याद रखना है सेंगस्टन ब्लॉक मेरे ट्यूब। इमेज दिखा के पूछा जा सकता है आइडेंटिफाई द इमेज गिवन बिलो। तो तुमको पहचानने का है ट्रिपल ह्यूमन ट्यूब, आगे बैलून, ऐसे पहचान पाओगे? दिमाग में छाप लेने का खपड़िया के अंदर बिल्कुल। हम्म इसोफेजियल वेरिसेस क्या कंडीशन है? क्या है इसोफेजियल वेरिसेस? अरे कोई तो बोलो ठीक से। अरे कुछ नहीं भाई, नाम तो दिख रहा है इसोफेजियल वेरिसेस। इसोफेजियल ब्लड वेसल्स डायलेटेड हो जाती है और रप्चर होकर ब्लीड करने लगती है। क्यों होगी? हाँ, पोर्टल हाइपरटेंशन में द मेन कॉज पोर्टल हाइपरटेंशन की वजह से वेन डायलेटेड होकर रप्चर हो जाती है और बहुत ज्यादा ब्लीड करता है। जब ब्लीड करेंगे तो ये कैथेटर इंसर्ट करके वहां इसको इन्फ्लेट कर देंगे। जब इन्फ्लेट करेंगे तो बैलून हो जाएगा, कंप्रेस हो जाएगी और जो रप्चर्ड वेसल्स है वो दब जाएगी, कंप्रेस हो जाएगी, तो ब्लीडिंग मिनिमाइज हो जाती है। सिंपल इतना याद रख लो बस। बाकी ये एमएसएन में पढ़ोगे तुम इसोफेजियल वेरिसेस कंडीशन लिख लिया। अब मार्किंग कहाँ कहाँ क्यों क्यों है? मार्किंग इन द बॉडी ऑफ ट्यूब, राइस ट्यूब पे मार्किंग, पहली मार्किंग एक लाइन होगी। फर्स्ट मार्किंग में सिंगल लाइन होगी और वो कहाँ होगी भाई? पहली 40 सेंटीमीटर पे होगी, टिप से लेके 40 सेंटीमीटर। पहले सुनो टीपने वालों, फर्स्ट मार्किंग ऑन द राइस ट्यूब फ्रॉम टिप 40 सेंटीमीटर अवे होगी, टिप से 40 सेंटीमीटर दूर होगी। अगर फर्स्ट मार्किंग तक आपने राइस ट्यूब इंसर्ट किया है तो ये किसको इंडिकेट करेगा कि राइस ट्यूब कहां तक गई है? तो राइस ट्यूब गई है गैस्ट्रोइसोफेजियल जंक्शन तक। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि while inserting rice tube you have noticed that you have inserted up to 40 centimeter mark or up to single line mark, up to single line mark, what is the landmark of exact insertion where the tube is reached? तो क्या बताओगे? गैस्ट्रोइसोफेजियल जंक्शन। अब बात आती है सेकंड मार्किंग। सेकंड मार्किंग में दो लाइन होगी और ये 50 सेंटीमीटर फ्रॉम द टिप होगी। 50 सेंटीमीटर फ्रॉम द टिप ये इंडिकेट करेगी कहां चला गया है? बॉडी में चला गया है, स्टमक के बॉडी में पहुंच चुका है। तो एवरेज क्वेश्चन ऐसे भी आता है कि कितना सेंटीमीटर लेंथ तक आप राइस ट्यूब इंसर्ट करोगे तो इसका मतलब स्टमक में है, तो कितना है वो? 50 से 55 सेंटीमीटर। ये याद रख लेना का है। थर्ड मार्किंग जहां तीन लाइन होगी, थर्ड मार्किंग में थ्री लाइन होगी और ये थ्री लाइन 60 सेंटीमीटर फ्रॉम द टिप होगी, 60 सेंटीमीटर फ्रॉम द टिप। और ये क्या इंडिकेट करेगा? तो टिप कहां चली गई है? पाइलोरस पे चली गई। टिप कहां चली गई है? एंड पार्ट ऑफ स्टमक पाइलोरस, एंड पार्ट ऑफ स्टमक पाइलोरस तक पहुंच गई है। अगर यहां तक पहुंच गई तो हमको क्या करना है? एक क्वेश्चन ऐसे भी आया हुआ है, while inserting rice tube you have noticed that you have inserted the rice tube above the marking of 60 centimeter, what will the next action of yours? क्या करोगे नेक्स्ट? क्या करोगे? withdraw the rice tube till the marking of 50 centimeter, till the marking of 50 centimeter, तो स्लाइटली विथड्रॉ करेंगे। फोर्थ मार्किंग जहां चार लाइन होगी, फोर्थ मार्किंग जहां चार लाइन देखने को मिलेगी और ये टिप से 70 सेंटीमीटर दूर होगी और ये क्या इंडिकेट करेगी? ट्यूब ड्यूडेनम में चली गई है, ट्यूब ड्यूडेनम में चली गई और वापस खींचेगी। अब लिख लो, कई लोग तो नहीं सुन रहे थे, उन्होंने लिख भी लिया है।
40, 50, 60, 70 वाली मार्किंग याद रखना है। फर्स्ट मार्किंग 40 सेंटीमीटर है जिसपे एक लाइन मिलेगी, दूसरा 50 सेंटीमीटर पे है वहां 2 लाइन मिलेगी, थर्ड इज 60 सेंटीमीटर पे है वहां 3 लाइन मिलेगी, और फोर्थ 70 सेंटीमीटर पे है और जहां 4 लाइन है वो इंडिकेट करेगी कि ट्यूब ड्यूडेनम में चली गई है, और खींचो 20 सेंटीमीटर बाहर ताकि स्टमक की बॉडी तक आ जाए। हाँ कल नहीं लगाया था हुआ ऐसा कुछ। हाँ बताओ कौन सा सर्जरी हुआ है, पोस्ट ऑप किसका हुआ, अगर जीआई सिस्टम का हुआ है तो नहीं लगाना है। हुँ? तो काहे लगाएंगे पोस्ट ऑप 24 आवर्स में, कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई पेशेंट पोस्ट ऑपरेटिव 24 आवर्स तक मोशन पास नहीं करता तो भी इट्स नॉर्मल, ब्लड टेस्ट पास होना चाहिए, मोशन जरूरी नहीं है। विद इन 24 आवर्स अगर एब्डोमिनल सर्जरी कुछ भी हो एनीमा नहीं लगाना है। और अलग अलग कंडीशन और है, अगर जिस कंडीशन में कोई अगर एब्डोमिनल ऑर्गन की सर्जरी भी है और हमें रिस्क है कि पेशेंट जोर लगाएगा स्ट्रेनिंग करेगा तो एनीमा लगा भी सकते हैं, क्योंकि जोर लगाएगा इसी चीज में जोर आएगा तो सुचर लाइन सेपरेट हो सकती है, डिसेंस हो सकता है, एविसेरेशन हो सकता है, ऐसे अलग अलग सर्जरी के अलग अलग इंडिकेशंस होंगे। क्या बेटा, क्या बेटा समझ नहीं आई। हाँ ड्रिप मेथड से दे सकते हो ना, न्यूट्रिशनल एनीमा ड्रिप मेथड से दे सकते हैं। तो ये चार जो लाइनें हैं तुमको याद भी रखनी है और ध्यान भी रखनी है। पहली लाइन 40 सेंटीमीटर पे है और ये कहां तक जाएगी, गैस्ट्रोएसोफेजियल जंक्शन तक जाएगी। सेकंड लाइन जहां 2 लाइनें होगी वो 50 सेंटीमीटर पे होगी, दैट इंडिकेट्स बॉडी ऑफ स्टमक। थर्ड लाइन जहां 3 लाइनें होगी जो 60 सेंटीमीटर पे होगी, इट इंडिकेट्स एट द एंड पार्ट ऑफ स्टमक, दैट इज पाइलोरस पार्ट। एंड जहां एंड 4 लाइनें होगी वो 70 सेंटीमीटर पे होगी और वो इंडिकेट करती है कि राइट ट्यूब ड्यूडेनम तक जा चुकी है। लिख पाए नहीं, अब तो लिख ही लिया। स्टमक के पार्ट के नाम बताना बेटा, बताओ बताओ, तुमने हाथ खड़ा नहीं किया मुझे पता, दूसरे बज रही थी पर बता स्टमक के पार्ट के नाम बता। वेरी गुड, बैठो बैठो बैठो। सबसे प्रोक्सिमल पार्ट स्टमक का कौन सा बेटा, कौन बताएगा, नजरें चुरा रहे हो। हाँ बेटा बता, कौन सा होता है प्रोक्सिमल पार्ट। सबसे प्रोक्सिमल पार्ट ऑफ कौन सा है, प्रोक्सिमल का मतलब समझ रहे हो, जहां से स्टमक शुरू हो रहा है तो कौन सा होगा वो, फंडस होगा, कार्डिया होगा ना भाई। और सबसे डिस्टल पार्ट ऑफ स्टमक हो गया। लिखा हुआ लिखने की जरूरत नहीं है। सबसे प्रोक्सिमल पार्ट आपका कार्डिया आ गया, उसके बाद फंडस आता है, फिर बॉडी है, देन फाइलोरस है, और फाइलोरस किससे जुड़ा रहता है, ड्यूडेनम से जुड़ा रहेगा। यही मार्किंग इंडिकेट करेगी 40 सेंटीमीटर पे आ गया तो इस जंक्शन तक आएगा, 50 सेंटीमीटर वाला आएगा तो कहां चला गया है, स्टमक में आ गया है बॉडी तक, और जो 60 सेंटीमीटर है तो कहां तक आ जाएगा, फाइलोरस तक आ जाएगा, और जो 70 सेंटीमीटर है यहाँ ड्यूडेनम तक चला जाएगा, आगे ड्यूडेनम में चला जाएगा, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। ये देखो अब स्लेम सम ट्यूब, स्लेम सम ट्यूब के बारे में दो बातें लिखना चाहो तो लिख लो, नहीं लिखी लिखी हुई है वो रहना दो, फोटो देख लो, ल्यूमन बना लो दो, ल्यूमन बना लो दो। तो ये लार्ज ल्यूमन है, ये गैस्ट्रिक कंटेंट से सक्शन किया जाएगा। दूसरा वाला एयर वेंट है, दूसरा वाला कौन सा है, एयर वेंट, और इस एयर वेंट को क्या बोल सकते हैं दूसरे नाम में, पिगटेल। बहुत होशियार बच्चे, देखा क्या बोलेंगे, पिगटेल बोलते हैं। तो अगर ऐसी ट्यूब का फोटो आ जाए तो वहां पहचानना बहुत जरूरी है कि स्लिम सम ट्यूब है, और एक ये राइस ट्यूब का एक टाइप है जिसमें दो वेंट है, एक वेंट से गैस्ट्रिक कंटेंट को स्प्रे किया जा सकता है, दूसरा एयर वेंट है, दूसरा क्या है, एयर वेंट है, और वो कंटिन्यू एटमॉस्फेरिक एयर को मेंटेन रखेगा जिससे गैस्ट्रिकल म्यूकोसा ड्यूरिंग एस्पिरेशन चिपकेगा नहीं। और काम की चीज जो नोट करके लिखी हुई है कि एयर वेंट हमेशा ओपन रखना है, क्या करना है, एयर वेंट को बंद नहीं करना है, एयर वेंट खुला रखना है। और जब भी किसी चीज का एयर वेंट और पिकटेल होता है वो कहाँ रखना है, स्टमक के लेवल से ऊपर रखना है, स्टमक के लेवल से हमेशा ऊपर रखेंगे। अगर आपने देखा नोटिस किया कि एयर वेंट से स्टमक कंटेंट बाहर लीक हो रहा है, कुछ फ्लूइड आ रहा है, कुछ फ्लूइड कहां से आ रहा है, एयर वेंट से आ रहा है, वैसे एयर वेंट से नहीं आना चाहिए, इसी से आना है। अगर एयर वेंट से आ रहा है तो क्या करोगे, क्या करेंगे कि ट्यूब कहीं ना कहीं ब्लॉक हुई है, अब इरिगेट करना है, अब उसको फ्लश करना है, किससे करना है, एनएस से फ्लश किया जा सकता है। तो मेन ल्यूमन्स को फ्लश करेंगे। अगर आपने देखा कि एयर वेंट से स्टमक फ्लूइड लीक हो रहा है या आ रहा है तो जो मेन ल्यूमन है उसको हम एनएस से फ्लश करना है, और एयर वेंट को हमेशा ओपन रखना है और स्टमक के लेवल से अबव रखना है, और इस एयर वेंट का दूसरा नाम पिगटेल है, एयर वेंट का दूसरा नाम पिगटेल है।
आज तो तुम लोग मिठाई खाए थे, कोई स्टूडेंट आया था मैंने सुना है। कौन दीदी थी? आई थी ऑफलाइन की स्टूडेंट थी। अच्छा, तुम मिले हो? कोई तुम्हारे साथ बैठी हुई थी क्या? अच्छा, कहाँ पे बैठी थी? अच्छा, उधर बैठी थी, मतलब दीवार के पास बैठी थी क्या? बैठने से कोई फर्क नहीं पड़ता रे। कितनी रैंक ले आई थी? तुम कितनी लाओगे? हम्म? कोई नहीं, जितनी मेरिट जाए उस सिलेक्शन वाली लिस्ट में आ जाना है, चाहे एक नंबर आओ या कोई सी रैंक आओ। जितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज है वो सिलेक्टेड वाली लिस्ट में होना चाहिए। एक नंबर वाले कोई सैलरी उतनी मिलेगी तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बट टारगेट बड़ा रखोगे एक नंबर का, तब 100 नंबर पे आओगे ना। तो मन में यही मान के चलना है, एक नंबर पे ही आऊंगा मैं। तो एक नंबर वाला टारगेट रखना है बड़ा, और पढ़ते रहना है। पढ़ोगे तो जरूर अच्छा होगा भाई। हो गया लिख के भाई सबका? चलो, तो फिर मैं 3 बार पूछा तब तो बोले नहीं। पूछना ही बेकार है तुमसे, है ना? पूछना ही नहीं चाहिए, सीधा चेंज कर देना चाहिए। जिसने नहीं लिखा वो अपने आप बोलेगा ही बोलेगा कि नहीं हुआ। अब हो गया है ना? कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। तुरंत यूं तलवार की तरह पेन उठा के यूं आज पोजीशन में आ गए, रुक जाओ, कुछ नहीं करना है। फोटो देख चुके हैं, दोनों का डिफरेंस देख चुके हो। ऐसे कंपैरिजन में फोटो आए तो तुरंत पहचान लेना है, वो सिंगल ह्यूमन वाली लेवल ट्यूब है और ये कौन सी है? स्लेम सब ट्यूब है। कैसे पहचान लोगे? एक ह्यूमन दिख रहा है। और अगर ये पूछा जाए कि ये स्लेम सब सिंगल ह्यूमन ट्यूब है या न्यू वाली राइस ट्यूब है, तो कैसे पहचानोगे? टिप ओपन है, टिप ओपन है, इसका मतलब ये कौन सी है? लेवन ट्यूब है। और राइस ट्यूब कैसी होगी? क्लोज टिप होगा। वो कैसी है? मॉडर्न वाली क्लोज टिप है। और यही अगर आपको कुछ वजन सा लगा हुआ दिख रहा है, ऐसे पत्थर जैसा, पत्थर या लोहे की छोटी बॉल, तो कौन सी है वो? डोब ऑफ ट्यूब है। कौन सी है? डोब ऑफ ट्यूब है। पहचान लोगे। 3 ल्यूमन है, आगे बैलून है, तो सेंगस्टन ब्लॉक मेरे ट्यूब पहचान लेना है। ये तो हो गया था ना? हम्म, दोबारा कैसे आया? दोबारा डाला मैंने, गलती से मिस्टेक हुआ है। हाँ, अब देखो, राइस ट्यूब रबर ट्यूब है, तो उसको कहाँ डालेंगे? पहले एक बार डालने से पहले क्या करना है? कैन बी प्लेस्ड इन आइस वाटर टू फॉर्म द ट्यूब। रबर बहुत ज्यादा सॉफ्ट होता है, तो सॉफ्ट ज्यादा होने के कारण क्या होगा? किंक हो जाएगा। तो उसको थोड़ा हार्ड बनाना है ट्यूब को। तो हार्ड किससे बनेगा? अकड़ोगे किससे? ठंड से अकड़ोगे ना, तो ठंड में डालेंगे बर्फ में, तो थोड़ी उसको हार्ड हो जाए, डालते टाइम किंक नहीं होगी। प्लास्टिक जो ट्यूब होगी उसको वार्म वाटर में डालते हैं। किसमें डालेंगे? वार्म वाटर में। अगर वो बहुत ज्यादा हार्ड है, बहुत ज्यादा स्टिफ है, हार्ड है तो इंजरी कर सकती है, तो उसको थोड़ा सॉफ्ट बनाने के लिए वार्म वाटर में डाल सकते हैं। ये बात 2 पॉइंट ख्याल रखने के हैं। ये भी बात बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है कि स्टाइल टेक्निक नहीं चाहिए। राइस ट्यूब डालने के लिए स्टाइल टेक्निक की जरूरत नहीं है, क्लीन टेक्निक फॉलो करनी है। क्लीन ग्लव्स पहन सकते हो। क्लीन ग्लव्स, 2 तरह के ग्लव्स आते हैं हॉस्पिटल में, एक स्टाइल आता है, दूसरे क्लीन आते हैं। तो जिसमें स्टाइल चीजें जैसे कि ड्रेसिंग हो गई, सेंट्रल लाइन डालना है, कल्चर ब्लड कल्चर्स ले रहे हो, वो सब प्योरली क्या टेक्निक है? कैथेटराइजेशन हो गया, वो प्योरली स्टाइल टेक्निक है। उसमें हैंड वॉश के साथ स्टाइल ग्लव पहनने। ये क्लीन प्रोसीजर है, स्टाइल की जरूरत नहीं है, क्योंकि गैस्ट्रिक क्या चीज है? स्टमक, इंटेस्टाइन, पेट, स्टाइल है ही नहीं, क्योंकि अंदर तो सारा माल भरा पड़ा है। तो बहुत सारे बैक्टीरिया ऑलरेडी है वहां अंदर, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्लीन तरीके से डालना है बस। तो ये ध्यान रखना है कि एंटी ट्यूब इंसर्शन डज नॉट रिक्वायर स्टाइल टेक्निक, क्लीन टेक्निक इज यूज्ड, क्लीन टेक्निक इज यूज्ड, याद रखना है। लेंथ, लेंथ जिसकी मीडियम लेंथ बोला जाए, ये कोई पॉइंट बहुत जरूरी नहीं है। मीडियम लेंथ है, यूज फॉर फीडिंग है। लॉन्ग लेंथ है, वो सीधी सी बात है, डिकम्प्रेस करना है। तो डिकम्प्रेस करने के लिए सिर्फ स्टोमक को डिकम्प्रेस नहीं, कुछ कंटेंट इंटेस्टाइन में भी होगा, उसको भी खींचना है, तो लंबी ट्यूब चाहिए। उसकी लेंथ 150 160 सेंटीमीटर तक होती है। जो लॉन्ग ट्यूब है उसकी लेंथ 150 160 सेंटीमीटर तक होगी। डिकम्प्रेशन और एस्पिरेशन के लिए है। और 6 वीक, वो तुम ये वाला कंसेप्ट मत लिखना। 6 वीक में तुमको ये याद रखना है, 4 to 6 वीक कौन सी बताई थी तुमको? 4 to 6 वीक कौन सी ट्यूब यूज की जा सकती है? जो पॉलीविनाइल की बनी होती है। किसकी बनी होती है? पॉलीविनाइल की बनी होती है। और 2 वीक में कौन सी ट्यूब चेंज कर दोगे? जो पीवीसी की बनी होती है। हो गया? पॉलीविनाइल नहीं है, पॉलीयूरिथ्रेन, सॉरी, पॉलीयूरिथ्रेन। पीवीसी इज पॉलीविनाइल है। पॉलीयूरिथ्रेन वो अभी मत लिखो, मत रहेगा ट्यूब आएगी वहां लिखा होगा, क्लियर? खुद मत लिखो उसको, छोड़ दो। पीवीसी ही पॉलीविनाइल है। और जो दूसरी ट्यूब मैं बता रहा हूँ वो पॉलीयूरिथ्रेन की बनी होती है, पॉलीविनाइल की नहीं, पॉलीयूरिथ्रेन, जो 4 to 6 वीक तक चल सकती है। तो तुझे पता था तो बता देता। आज सुबह से पढ़ रहे हो क्या तुम लोग? अच्छा, तो फायदा क्या हुआ एक्स्ट्रा क्लास का अगर जल्दी छोड़ दें तो? है ना, फायदा नहीं हुआ ना। एक्स्ट्रा कैसे हुई? अगर जल्दी छोड़ दिया तो एक्स्ट्रा नहीं हुई ना वो। एक्स्ट्रा का मतलब एक्स्ट्रा है, ज्यादा टाइम के लिए। तो भी एक्स्ट्रा टाइम में से कम हो जाएगा ना वो टाइम, इसलिए टाइमली ही छोड़ेंगे, 7:30 बजे। नहीं नहीं, जब भी फीडिंग और गवाज लिवाज हो जाएगा छोड़ देंगे। तुम्हारे ऊपर, तुम कितना फास्ट लिखोगे। हो गया? तो क्या पॉइंट याद रखोगे? अगर रबर की ट्यूब बनी हुई है तो रबर कैसा होता है भाई? सॉफ्ट ज्यादा होता है। ट्यूब कोयल हो सकती है, किंग हो सकती है, तो इसको हार्ड बनाना है तो ठंडे पानी में डाल के रखेंगे। पहले थोड़ी देर ठंडे पानी में डालेंगे, हार्ड हो जाएगी तब इंसर्ट करेंगे। दूसरे जो प्लास्टिक ट्यूब है, प्लास्टिक हार्ड होता है, उसको सॉफ्ट करना पड़ेगा, अदरवाइज इंजरी कर सकता है। तो किसमें रखेंगे? वार्म वाटर में डाल के रखेंगे। राइस ट्यूब डालते टाइम स्टाइल टेक्निक की जरूरत नहीं है।
क्लीन टेक्निक्स चाहिए। इसके अलावा मीडियम लेंथ वाली जो नॉर्मल फीडिंग के लिए यूज करते हैं वो मीडियम लेंथ होती है, और लॉन्ग वाली स्टमक और इंटेस्टाइन को डिकम्प्रेशन के लिए यूज करते हैं, उसकी लेंथ आइडियली 150-160 सेंटीमीटर तक होती है, बस इतना याद रखो। अब कौन सा फॉर्मूला मेजरमेंट, तो नेक्स्ट फॉर्मूला क्या बोलते हैं उसको, नेक्स्ट फॉर्मूला। एक बार एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है कि नेक्स्ट मेजरमेंट इज यूज्ड फॉर, नेक्स्ट मेजरमेंट इज यूज्ड फॉर, इतना सिंपल है, पर वहां भी ये नेक्स्ट मामले से गंभीर हो गया मामला है। तो नेक्स्ट मेजरमेंट कुछ नहीं है, टिप ऑफ द नोज टू द ईयर लोब एंड टू द जीपी स्टर्नम, ये वाले मेजरमेंट को हम क्या बोलते हैं, नेक्स्ट फॉर्मूला। तो एस्टिमेशन ऑफ नेसोगेस्ट्रिक ट्यूब लेंथ यूजिंग द नोज, ईयर लोब एंड जीपी स्टर्नम मेजरमेंट, इसी को हम नेक्स्ट मेजरमेंट बोलते हैं, और ये याद रखना है। अब तुम्हारी कलाकृति दिखा के पूरी रिप्स बनाओ, 12 पेयर ऑफ रिप्स, नहीं मेरे को क्या करना, बनाओ, तुम्हारी मर्जी है। फ्लोटिंग रिप्स कौन सी होती है बेटा, कौन सी होती है, 11 और 12, अच्छा ठीक। फॉल्स कौन सी होती है, कौन सी होती है फॉल्स, और ट्रू, कितनी रिप्स है भाई तेरे में, कितनी है, कितनी है बेटा, 12, 12 है ना, हाँ हाँ भी बोल रही है, हाँ 12 है, हाँ तो 12 पेयर मतलब कितनी हुई, 12 में भी हाँ बोला था उसने, 12 निकाल ली, ज्यादा वजन कर रही, क्या करेंगे। मेजरमेंट देते टाइम देख पा रहे हो तुम, ये स्माइल कैसी देखो, हैं? सोचो राइस के मेजरमेंट के टाइम पे भी स्माइल के साथ फोटो आया इसका, और तुम्हारे पढ़ते टाइम यूं सड़ा मुंह बनाया हुआ है, पेन ऐसे रखो बेटा यूं, हो गया। तो नेक्स्ट मेजरमेंट याद रखना, फोटो बनाने की जरूरत नहीं है यार, अरे फोटो मत बनाओ, जो आपका ये नाक है छोटा सा मोटा सा क्यूट सा, उसके टिप से लेते हुए ईयर लोब तक नाप के, और जिबॉइड प्रोसेस और जीपी स्टर्नम तक नाप लेने का बस। और ये लेंथ कितनी आएगी, कितनी आएगी, 50 से 55 सेंटीमीटर आएगी, कितनी आएगी, 50 से 55 सेंटीमीटर आएगी। चले अब आगे। आप जब राइस ट्यूब डाल रहे हो, पेशेंट को कौन सी पोजीशन में बैठा देंगे, तो पेशेंट को हम हाई फॉलोअर पोजीशन में बैठाएंगे, हाई फॉलोअर पोजीशन में बैठाएंगे। वही अगर इरिगेशन या ट्यूब फीडिंग दे रहे हो तो हेड ऑफ द बेड एलिवेट करेंगे कितना, 30 से 45 डिग्री, और 30 से 45 डिग्री अगर हेड एलिवेटेड है तो वो पोजीशन कौन सी कहलाती है, सेमी फॉलोअर पोजीशन कहलाएगी। इसके अलावा व्हेन प्रोवाइडिंग केयर सच एज बेड बाथ और चेंजिंग लिनन, ये ठीक है कोई बात नहीं। अब पेशेंट को तुम आप इधर उधर मोड़ोगे तोड़ोगे, इधर घुमाओगे उधर घुमाओगे, उस टाइम फीडिंग को रोक देने का, ठीक है, ये भी बात लिखना चाहो तो लिख सकते हो, हाँ लिख ही लोगे तुम तो, ये डॉट भी लिख लेना है। लिखा हुआ तुम कुछ नहीं छोड़ोगे, सब लिखोगे पर पढ़ोगे कुछ नहीं। तो जब भी राइस ट्यूब डालेंगे पेशेंट को हाई फॉलोअर पोजीशन देंगे, और हाई फॉलोअर पोजीशन में हेड ऑफ द बेड कितने डिग्री रेज करेंगे रे, कितना करेंगे, हाँ मोर देन 80 और 90 डिग्री रेज कर देंगे, मतलब बिल्कुल लगभग एकदम स्ट्रेट। तो 80 से 90 डिग्री हेड एंड रेज कर देंगे और बैठा देंगे। इनिशियल फेज में जब राइस ट्यूब इंसर्ट करेंगे उस टाइम पेशेंट की पोजीशन हेड की क्या रखेंगे, हाँ एक्सटेंड करेंगे। जब ट्यूब ओरोफेरिंग से पास आउट हो जाएगी तब नेक को फ्लेक्स करेंगे, तब नेक को फ्लेक्स करेंगे, और फ्लेक्स का मतलब यूं, और पेशेंट को बोलेंगे सोलो करो, पानी पियो जैसे पियो, सिप ऑफ वाटर स्ट्रॉ से दिया भी जा सकता है। जो सोलो ऐसे फॉलो नहीं कर रहा सोलो को, अगर ऐसे फॉलो नहीं कर रहा सोलो को, तो सिप ऑफ वाटर स्ट्रॉ से दिया भी जा सकता है, और वो हेल्प करता है राइस ट्यूब को सिप ऑफ वाटर या सोलो के साथ अंदर जाने में, इसलिए खाया जाएगा। अगर राइस ट्यूब डाल रहे हो और पेशेंट को बीच में ही खांसी आ गई और यूं करने लग गया, क्या करोगे, हल्की सी विड्रॉ करनी, नहीं फट से बात खींच ली पूरी, ऐसा नहीं करेंगे, हल्की सी बाहर खींचेंगे और रुके रहेंगे जब तक खांसी और सांसें उखड़ी हुई थी ठीक ना हो जाए, वहीं डटे रहने का है पकड़ के, क्योंकि कोई बात निकाल दोगे फिर इरिटेशन करोगे, नाक में डालोगे, इससे अच्छा है थोड़ी सी विड्रॉ करनी है और रुके रहना है, रुके रहोगे जब तक सबसाइड ना हो जाए डिस्निया और कफ, उसके बाद जैसे ही ठीक हुआ फिर से खांसी करवा देना है, खांसी नहीं करवाना है, ठीक से डालनी है इस बार है। चलो कौन सा नोस्ट्रिल, वैसे कोई नोस्ट्रिल, दोनों नोस्ट्रिल इक्वल होते हैं, ये देखो लोगों ने क्वेश्चन बना दिया, दो नोस्ट्रिल से इक्वली डाली जा सकती है राइस ट्यूब, बट क्वेश्चन बनाने वाला कुछ भी बनाता है, इसका कोई साइंटिफिक रीजन नहीं है, जरूरी नहीं है कि राइट नोस्ट्रिल में डीएनएस हो सके, तो लेफ्ट नोस्ट्रिल्स प्रेफर किया जाता है। कौन सा नोस्ट्रिल प्रेफर करता है, लेफ्ट नोस्ट्रिल्स। राइट नोस्ट्रिल्स में ऐसा माना गया है कि मेन लगभग सभी लोगों में राइट साइड वाले नोस्ट्रिल में डीएनएस होता है, इसलिए डालने में थोड़ी डिफिकल्टी होती है, इसलिए हमेशा कौन सा नोस्ट्रिल से डालते हैं, लेफ्ट नोस्ट्रिल से। क्या हुआ, तुम दोनों डाल सकते हो, ऐसा अगर क्वेश्चन आए तो ध्यान रखना है, अदरवाइज कोई सा नोस्ट्रिल से डाल सकते हो। हाँ ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है कि एक पेशेंट का राइट नोस्ट्रिल्स स्लाइटली इन्फ्लेम्ड है या जुकाम हो रखा है और स्लाइटली बंद है, नाक बंद रहता है, पेशेंट बता रहा है उसका राइट नाक अभी बंद है, तो अब तुम राइस ट्यूब कौन से नोस्ट्रिल से डालोगे, गलत, राइट से ही डालेंगे ना भाई, जो नोस्ट्रिल स्लाइटली बंद बता रहा है उसी से डालोगे। वो पता चला इससे सांस पहले से कम आ रही है उसमें भी ट्यूब खोस दी उसके, ऐसा नहीं करना है ना,
तो ट्यूब उसमें से चली जाएगी और दूसरा नाक से ऐसे ऐसे सांसें ले पाएगा, है ना? तुम तो उसकी सांसें ही छीन लोगे। ऐसा नहीं करना है। तो ये ध्यान रखना है कि जब भी पेशेंट बता रहा है कि इस नोज में नेजल कंजेशन ज्यादा लग रहा है, नाक बंद लग रहा है, तो आप कौन सी नोस्ट्रिल से राइस ट्यूब डालोगे? तो तुरंत याद रखना है जिधर कंजेशन और ब्लॉकेज पेशेंट हल्का बता रहा है उसी नाक से डालेंगे, ताकि दूसरे नाक से आराम से सांसें ले वो। चलो, हो गया ये आप लिख लिया? किस तरीके का एडमिनिस्ट्रेशन कर सकते हैं फ्लूइड? तो बोलस, बोलस क्या है? एडमिनिस्ट्रेशन ओवर ए 30 to 60 मिनट पीरियड और एवरी 3 to 6 आवरली फीडिंग देना है। एवरी 3 to 6 आवरली फीड देना है और उस टाइम जब लोगे तो कितना टाइम ड्यूरेशन में दे सकते हो? 30 से 60 मिनट लगने चाहिए देना है। फीडिंग बहुत रैपिडली पुश पुश नहीं कर देना है, सीरीज लेके धीरे-धीरे देना है। इसके अलावा मेंटेन द क्लाइंट इन हाई फॉलो पोजीशन फॉर 30 मिनट आफ्टर द फीडिंग। फीडिंग देने के बाद पेशेंट को एटलीस्ट 30 मिनट तक हाई फॉलो पोजीशन में मेंटेन रखना है। क्यों? क्यों रखेंगे? रिगर्जिटेट हो सकता है, एस्पिरेट कर सकता है, इसलिए एटलीस्ट 30 मिनट तक पेशेंट की पोजीशन हेड एंड अप रखना है। अगर कंटीन्यूअस फीडिंग दे रहे हैं, कंटीन्यूअस का मतलब ही कंटीन्यूअस है, कंटीन्यूअस और कंटीन्यूअस का मतलब 24 घंटे लगातार चलेगी, है? लगातार फीड चलने वाली है, तो लगातार फीड चलेगी तो कीप द क्लाइंट इन सेमी फॉलो पोजीशन एट द ऑल द टाइम। अगर कंटीन्यूअस फीड चल रहा है तो हाई फॉलो में 24 घंटे तुम बैठा के थोड़ी रखोगे मरीज को, तो कौन सी पोजीशन देंगे? सेमी फॉलो। जब कंटीन्यूअस फीडिंग चलती रहेगी सेमी फॉलो में पेशेंट लेता रहेगा लेता रहेगा। साइक्लिकल क्या है कि एडमिनिस्टर्ड इन डे टाइम और नाइट टाइम फॉर अप्रोक्सीमेटली 8 to 16 आवर्स। ये साइक्लिक है। ये क्या है? साइक्लिक है। टीडीएस फीडिंग, बीडी फीडिंग या 8 आवरली और 8 to 16 आवरली ऐसे जो फीडिंग होगी उसको हम क्या बोलेंगे? साइक्लिक फीडिंग बोलेंगे। और साइक्लिकल फीडिंग में इन्फ्यूजन फीडिंग पंप दोनों के लिए कंटीन्यूअस और साइक्लिक के लिए किससे दोगे? सिरिंज पंप से, या इन्फ्यूजन पंप या सिरिंज पंप से देंगे, ताकि एक्यूरेट मेजरमेंट के साथ एक्यूरेट टाइमिंग के साथ चली जाए, एक्यूरेट कैलकुलेशन हो जाए आवर्स का, है ना? अदरवाइज 24 घंटे में खत्म होने वाली फीडिंग अगर इन्फ्यूजन पंप से नहीं दे रहे हो तो तुम तो खत्म कर दोगे उसको 5 घंटे में। तो एक्यूरेट मेजरमेंट के लिए हमेशा सिरिंज पंप से देते हैं, ताकि उसमें टाइम ड्यूरेशन सेट रहती है। आप पहले निकाल लो कितने आवरली देना है, कितने एमएल पर मिनट जाएगी या पर आवर कितना एमएल जाएगा, तो कैलकुलेट करके इन्फ्यूजन पंप में सेट कर दो, उसी हिसाब से जाता रहेगा। तो साइक्लिक और कंटीन्यूअस फीडिंग जो है वो इन्फ्यूजन पंप और सिरिंज पंप से देंगे। बोलस वाला है जो कैसे दोगे? बोलस वाले का मतलब ये नहीं है कि भाई साहब यूं सिरिंज लगाई 50 सीसी या सेप्टो सिरिंज और उसके प्लंजर यूं लगा के ऐसे नहीं करना है। अपने आप जानी है फीडिंग, अपने आप जब सिरिंज भरी आपने ऊपर, उसको अपने आप जाना है। आपको प्रेशर नहीं अप्लाई करना है ऊपर प्लंजर से, तो प्लंजर को निकालना है। सिरिंज से फीडिंग कैसे दोगे? राइस ट्यूब है, 50 सीसी सिरिंज उसमें अटैच कर दी, अब उसमें डाला लिक्विड, और लिक्विड अपने आप जाना चाहिए, आपको पुश नहीं करना है ऊपर से। अपने आप नहीं जा रहा है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ट्यूब ब्लॉक है। ट्यूब क्या है? ब्लॉक है। तो ब्लॉक है तो क्या करोगे? एनएस और सेलाइन से प्लस करेंगे, एनएस और सेलाइन से प्लस करना है। प्रैक्टिकली जब भी फीडिंग देंगे सबसे इंपॉर्टेंट नर्सेज रिस्पांसिबिलिटी होती है कि कंफर्म द प्लेसमेंट ऑफ राइस ट्यूब, कंफर्म द प्लेसमेंट ऑफ राइस ट्यूब बिफोर एवरी फीडिंग। और वो चेक कैसे करना है? एस्पिरेट द गैस्ट्रिक कंटेंट, एस्पिरेट द गैस्ट्रिक कंटेंट। तो गैस्ट्रिक कंटेंट एस्पिरेट करोगे तो क्या पाओगे? उसकी पीएच देखना है, उसकी क्या देखनी है? पीएच। और अगर पूरा एस्पिरेट करना है, रेसिडुअल वॉल्यूम जितना आ रहा है उतना, वो क्या इंडिकेट करेगा? अगर 100 ml से ज्यादा आया, हमने एस्पिरेट किया और वो फ्लूइड 100 ml से ज्यादा आ गया, इसका मतलब क्या है? फूड डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन हो नहीं रहा है। जो खाया था पेट में ही पड़ा हुआ है, जो खाया था वो स्टमक में ही पड़ा हुआ है, उसका डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन नहीं हुआ है। तो फीडिंग को होल्ड करना है। 100 ml से ज्यादा आ गया तो फीडिंग नहीं देंगे, थोड़ी देर रुको, 2-3 घंटे रुकना है, 2-3 घंटे रुक जाने का है। इसका क्वेश्चन आएगा शायद, आगे देखेंगे। लिख लिया? राइस ट्यूब को फिक्स कैसे करना है? यहाँ से नाक पे तो लगानी है, उसके बाद क्यों सर्कल करके यहाँ चिपका देने का है, ताकि ग्रेविटी से लेटर के बाहर ना आ जाए। अगर ये जो टेप यहाँ फिक्स करिए नोस्टिस पे, वो अगर ट्यूब हल्की सी भी ढीली हुई तो ग्रेविटी से ट्यूब गिर जाएगी, इसलिए यूं राउंड करके सर्कल करके यहाँ चिपका देना है माथे पे, है? क्या कान पे चिपकाएगी क्या बेटा राइस ट्यूब? इधर, इधर नहीं चिपकाएंगे, इधर से होते हुए इधर लाना है। लिख लिया? फिर बोलो जल्दी। अब प्रोसीजर तुमको मैं ऐसे ही बोलूंगा, तुमको लिखना हो तो लिखो, मेरी मेरी तरफ से तुम फ्री हो, मैं स्लाइड चेंज करूंगा फटाक से, क्योंकि प्रोसीजर को कौन लिखता है यार? सब आ जाएगी साइज, रुक जा। तुमको क्यों लगता है कि साइज नहीं बताएंगे? हैं? तुमको ऐसे क्यों लगा कि राइस ट्यूब पटा के साइज नहीं बताएंगे? है ना? धैर्य, धैर्य, पेशेंस की कमी बेटा। एटलीस्ट 3 डोज लो तुम धैर्य के इंजेक्शन। अब सुनो, ये लिखो मत, पहले सुन लो। चुप रहो बे, सुनो। सुनो, वो हो गया ना? अरे यार बहुत ढीले हो तुम। हाँ,
अब देखो प्रोसीजर में क्या करेंगे, प्रोसीजर में पहले इंडिकेशंस दे दिया जाएगा कि पेशेंट को राइस ट्यूब की जरूरत क्यों है, उसके बाद कंसेंट लेंगे और पेशेंट को एक्सप्लेन कर देंगे, पेशेंट समझने लायक है तो ठीक, अदरवाइज रिलेटिव को एक्सप्लेन करके कंसेंट लिया जाएगा। उसके बाद अकॉर्डिंग टू एज साइज सेलेक्ट कर ली जाएगी, उसके बाद करना है मेजर। अब साइज में दिखाऊंगा मेजरमेंट, मेजरमेंट तुमको पता है, नेक्स्ट फार्मूला नेक्स्ट फार्मूला नेक्स्ट फार्मूला टिप ऑफ द नोज टू द ईयर लॉब एंड पॉइंट प्रोसेस। नेक्स्ट फार्मूला का यूज करते हुए पेशेंट को हाई फॉलोअर पोजीशन में बैठा देंगे, हाई फॉलोअर पोजीशन में बैठा देंगे और डालना शुरू करेंगे कौन से लेफ्ट नोस्ट्रिल से। लेफ्ट नोस्ट्रिल से डालने से पहले क्या करना है, ट्यूब को लुब्रिकेट करना है, क्या करना है, लुब्रिकेट करना है, वाटर सोल्यूबल जेली से लुब्रिकेट कर देंगे। अगर नोस्ट्रिल में कुछ जमा हुआ है, नाक में शेडा भरा हुआ है, अंग्रेज लोगों के लिए नोची भरा हुआ है, नाक में बहुत दिनों से फूंक करके साफ नहीं किया, जमा हुआ पड़ा है, तो साफ किसे करोगे, गोज भी से, इतने बड़े छेद नाक में गोज भी चला जाएगा, किसे करोगे भाई। अच्छा मैं सॉल्यूशन पूछ रहा हूँ यार, क्या लोगे, सोडा बाइकार्बोनेट या एनएस से क्लीन करना है, किसे करना है, सोडा बाइकार्बोनेट और सोडियम क्लोराइड यानी कि क्या है, एनएस है, उससे क्लीन करना है, उससे क्लीन करके एकदम चकाचक कर देना है, ऑब्स्ट्रक्शन हटा देना है, ठीक है। अब साफ कर लिया, आप लेफ्ट नोस्ट्रिल से डालना शुरू करना है, पेशेंट को बोलेंगे यूं करो, और यूं करो और मुंह खोल के हाँ बोल के डाल रहना, दिख गई तुमको और से तक पहुंच गई है, अब यूं कर लोगे, अब नीचे गर्दन कर लो और ट्यूब स्लोली स्लोली इंसर्ट करते जाना है और पेशेंट को बोलना है निकलो सोलो, जैसे पानी पिए हो वैसे करो, तो सटको गटको, हाँ? और उसके साथ इंसर्ट करते जाना, मार्किंग देखना है, जहां भी तुमको 50 सेंटीमीटर वाली लाइनें दिख गई वहां होल्ड हो जाने का है। अगर तुम डाल रहे हो ट्यूब आगे जा ही नहीं रही, रेजिस्टेंस आ रहा है, तो पेशेंट को देखना है, मुंह खुला रहा हो, पता चला मुंह में ईगत होकर पड़ी हुई है, फिर वापस खींचेंगे, पूरी बाहर नहीं निकालेंगे, पूरी बाहर विड्रॉ कभी नहीं करनी है, जब तक कि प्रोसीजर में एंड हार ना मान लो कि अब नहीं होगा, तब तक बाहर नहीं निकालनी है, ठीक है, पूरी बाहर रिमूव नहीं करेंगे। अगर कोई लोग है तो वापस विड्रॉ करेंगे, फिर से इंसर्ट करेंगे। अगर पेशेंट खांसने लग गया, डिस्निया होने लग गया, तो भी वापस हल्का विड्रॉ करके वेट करेंगे कि जब तक सांस नॉर्मल आ जाए, उसकी डिस्निया सबसाइड हो जाए, तब तक वेट कर लेंगे, उसके बाद इंसर्ट करके 50 सेंटीमीटर वाले मार्क पे फिक्स कर देने का है। उसके बाद चेक करेंगे। अब चेक करने के मेथड्स आगे आएंगे, फिर भी सुन लो, बता देता हूँ। चेक करने का मेथड्स सबसे रिलायबल तो एक्सरे है। अब ये नहीं है कि चेक राइस ट्यूब डाली जाओ एक्सरे कराए, ये नहीं करना है, जब डाउट लगे तो एक्सरे करा सकते हो, अदरवाइज सबसे पहले ऑस्कल्टेट कर देंगे। क्या कर देंगे, ऑस्कल्टेट करने के लिए 22 या 10 to 20 या 10 to 30 ml एयर लेंगे और पुश करेंगे और स्टमक के ऊपर स्टेट लगा के सुनेंगे, तो एक वुश साउंड सुनाई देगा। कौन सा साउंड है, वुश साउंड सुनाई देगा। इसका मतलब कहां गई है, सही जगह पे, ठीक है भाई। दूसरी बात, एस्पिरेट कर लेंगे, सिरिंज लेके गैस्ट्रिक कंटेंट को एस्पिरेट करेंगे, एस्पिरेट करके देख लेंगे पीएच, अगर पीएच लेस देन 4 आ रही है इसका मतलब स्टमक में ही है, और ज्यादा आ रही है मतलब कहीं ना कहीं इंटेस्टाइन में चली गई है आगे, और बाकी रेस्पिरेटरी ट्रैक में जाएगी तो जा नहीं पाएगी, क्योंकि पेशेंट को डिस्नी हो जाएगा तो पहले पता चली जाएगा। तीसरा मेथड, कटोरी में पानी भर के, कोई नहीं करता ये गंदी मेथड, अगर बुलबुले आ रहे हैं, अगर बुलबुले आने का वक्त ही नहीं लगेगा, अगर लंग्स में गई है तो पेशेंट पहले ही खांसने लग जाएगा, तो बुलबुलों की जरूरत नहीं है, फिर भी तुमको पता होना चाहिए। बॉल में लेंगे, उसका टिप राइस ट्यूब का टिप बॉल के पानी में डुबोएंगे, अगर लंग्स में है तो बुलबुले आएंगे, उसमें बबल्स आएंगे, ठीक है। उसके अलावा और कुछ मेथड है, तो ये मेथड हो गए। सबसे लास्ट कंफर्मेटरी वही है, गोल्ड स्टैंडर्ड एंड कंफर्मेटरी एक्सरे। बस अब चलो, अब तुम्हारी मर्जी है, प्रोसीजर लिखना चाहे तो लिखो, अदरवाइज मैं आगे चलूंगा, ठीक है। जिसको समझ नहीं आया उसको दोबारा से सुन सकते हो, सिंपल है, कुछ नहीं करना है, सिंपल है। पेशेंट को सीधा बैठा देंगे, साइज मेजर कर लेता है, नेक्स्ट फार्मूले से टिप को लुब्रिकेट कर देंगे, कितना लुब्रिकेट करेंगे ये पॉइंट अभी आ रहा है। पेशेंट को अपराइट पोजीशन में बैठा देने का है और फेरिंग्स के तक पहुंचने तक पेशेंट का नेक एक्सटेंड रखना है और मुंह खोल के देखना है अंदर कोई तो नहीं हुई है। उसके बाद पेशेंट को गर्दन नीचे करा देना है और सोलो 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 बोलेंगे, पियो निकलो, वैसे करो, तो उसके साथ साथ ट्यूब को डालते रहना है, फिर सेंटीमीटर पर डाल के फिक्स कर देना है, बस। चलो अब बात आती है लुब्रिकेट कितना करेंगे, तो ट्यूब का टिप का एटलीस्ट 4 to 6 इंच तक जेली लगाएंगे, 4 to 6 इंच तक क्या करेंगे, 4 to 6 इंच तक जेली लगाएंगे। जिसने वो पॉइंट नहीं लिखा था कि लेफ्ट नोस्ट्रिल में लगाते हैं, कहां लगाएंगे, लेफ्ट नोस्ट्रिल, क्योंकि बोला हुआ सब सुनते नहीं है, लिखा हुआ सब देखते हैं, तो हमेशा कहां लगाते हैं राइट, ये ओनली कितना भी ज्ञान है, बाकी दोनों नाक में डाल सकते हो, किधर भी जाएगी स्टमक में। इसके अलावा जेली, वाटर सोल्यूबल जेली यूज करते हैं, एग्जांपल नाम से कंपनी का नाम है केवाई जेली, वैसे जाइलोकेन जेली भी वाटर सोल्यूबल जेली है, अभी जो जाइलोकेन लिग्नोकेन जेली आता है वाटर सोल्यूबल है, वाटर सोल्यूबल है, ठीक है। ऑयल सोल्यूबल वाले जेली यूज नहीं करते, वो बहुत ज्यादा ठीक होते हैं और बहुत ज्यादा क्या होंगे, ऑयली है, इसका मतलब स्लिपरी है, ऑयली है मतलब स्लिपरी है, तो स्लिपरी है इसका मतलब क्या होगा, राइस ट्यूब स्लिप होकर रेस्पिरेटरी ट्रैक में जाने के चांस रहते हैं, या फिर पेशेंट को एस्पिरेशन की रिस्क पहुंचती है, क्योंकि वाटर बेस्ड जेली है वो तो अब्जॉर्ब हो जाएगा, ऑयल बेस्ड जेली अब्जॉर्ब नहीं होगा, पेशेंट एस्पिरेट कर सकता है, निमोनिया हो सकता है, इसलिए वो यूज नहीं करते। तो याद रखना है, वाटर सोल्यूबल जेली का इस्तेमाल करेंगे, ऑयल बेस्ड जेली का इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें राइस ट्यूब स्लिप होकर रेस्पिरेटरी ट्रैक में जा सकती है, निमोनिया कॉज कर सकती है, एस्पिरेट करवा सकती है। लुब्रिकेशन टिप कितना इंच तक करना है, तो एटलीस्ट 4 to 6 इंच लुब्रिकेट करेंगे, वाटर सोल्यूबल जेली से करेंगे। हो गया लिखे, नहीं, हम्म, चौथ ना लड़ाए बेटा, हो गया। अब और क्या लिख रहे हो, फोटो सीरीज तक लुब्रिकेट करना है, वाटर सोल्यूबल जेली का इस्तेमाल करेंगे, ऑयल बेस्ड जेली का इस्तेमाल नहीं करेंगे, बस। भाई साहब बहुत ज्यादा लिख रहे हो। लेंथ, कितने लेंथ की आती है, 125 सेंटीमीटर। साइज फ्रेंड्स से लेके 18, 20, 22, 23, 24, 25 सब आती है? आगे दिखाएंगे। 12 फ्रेंड्स एंड अबव आर यूजुअली यूज्ड फॉर
गैस्ट्रिक डिकम्प्रेशन और रिमूवल ऑफ गैस्ट्रिक सीक्रेशन। मोस्ट कॉमन साइज फॉर एडल्ट इज 14 से 16। एडल्ट में कॉमन साइज जो यूज करेंगे वो 14 टू 16 हो सकती है, और 12 से ऊपर वाली जो है वो गैस्ट्रिक डिकम्प्रेशन के लिए यूज की जा सकती है अकॉर्डिंग टू एज। क्योंकि छोटी साइज की ट्यूब होगी, गैस्ट्रिक डिकम्प्रेस कैसे करेंगे, इतनी पतली है, एस्पिरेट क्या होगा उसमें से, इसलिए छोटी साइज से डिकम्प्रेस नहीं करते हैं, ये ध्यान रखना है। अब तुमको दिखाएंगे कलर कोड। कलर कोड क्या याद हो जाता है क्या तुमको? हम्म, हो जाता है। हम्म, आज थी ना। हाँ, हाँ आज थी। तो कल की खबर नहीं भाई मुझे, जैसे कल भी नहीं थी ना, मैंने बोला था होगा तो मैसेज आ जाएगा, अदरवाइज नहीं होगी, होगी ना पूरी ओबीजी, रह गई अभी भी। ठीक है भाई, बढ़िया है, जब तक तुम्हारा मॉर्निंग शिफ्ट चलेगा मेरे फंडामेंटल तो पूरी हो जाएगी, फिर कर देंगे साइकेट्रिक शुरू। हम्म, क्या मॉर्निंग की जरूरत क्या है? हाँ मॉर्निंग से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मॉर्निंग में सिर्फ मेरे छुट्टी वाले दिन हो पाती है, ओनली संडे और गवर्नमेंट हॉलीडे, क्योंकि मेरी शिफ्ट ड्यूटी नहीं रहती है ना, ये लोग मॉर्निंग कर सकते हैं, इवनिंग कर सकते हैं, इनका ऑफ होता है 8, मेरे ओनली संडे संडे है, सैटरडे हाफ डे एंड संडे छुट्टी, बाकी सरकारी छुट्टी छुट्टी ऐसे है, तो मॉर्निंग में अवेलेबिलिटी नहीं है। है ऐसे क्या? हाँ संडे देखेंगे बेटा। लो जी साइज आई है, अगर तुम्हारे पास इतने कलर के पेन है तो नंबर को उस कलर दिया जा सकता है, तो 6 से लेके 24 तक है, 6 से लेके 24 तक। 6 नंबर वाली लाइट ग्रीन है, 8 वाली ब्लू है, 10 वाली ब्लैक है, 12 वाली व्हाइट, 14 ग्रीन, ऑरेंज, रेड, येलो, वायलेट, ब्लू। अब इसकी मिनोमिक्स कुछ भी बना सकते हो तुम, ट्रिक क्या अच्छा लगता है तुमको वैसे बना सकते हो। मैं सोच रहा हूँ क्या बना दे तुम्हारे लिए, एकदम फनी सी। एलजी से कोई नाम है? एलजी कौन होता है? किसका? हम्म? हाँ कंपनी एलजी टीवी है ना, वो भी है। एलजी एक पोस्ट भी होती है, जैसे जो यूनियन टेरिटरीज होती है वहाँ ऑटोनोमस गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट का राज पूरी तरह नहीं होता, जैसे कि दिल्ली, तो दिल्ली में कौन होता है पावर में? एलजी होता है, गवर्नर होता है। तो एलजी का जो पावर होता है वो कैसा है, वो सीएम से ज्यादा होता है, सीएम इंडिपेंडेंट डिसीजन नहीं ले सकता, कोई पॉलिटिकल चीजें तुमको नहीं समझ में आएगी, तुमको तुम्हारे लिए टीवी वाला एलजी ठीक है, एलजी का टीवी एसी। एलजी नाम होता तो अच्छा लगता ना, एलजी किसी का नाम हो, एलजी से नाम बोलो। हम्म, लालू जी, हाँ ठीक है, ये ठीक बात, शाबाश। तो लालू जी की बीबी कैसी है? लालू जी की बीबी, ऐसे देखो, लालू जी की बीबी कैसी है? हैं? लालू जी की बीबी है व्हाइट है, और जिसको जो व्हाइट होती है उसको बोलते हैं हम गोरी, व्हाइट होती है उसको कैसे बोलेंगे? गोरी बोलेंगे। और गोरी, और अब कैसा है, उसने ड्रेस पहन ली है, वायलेट कलर की ड्रेस पहन के, और लाइट ब्लू कलर का क्या पहन लिया है? चश्मा। वायलेट ड्रेस पहन के लाइट ब्लू कलर का चश्मा पहना है भाई साहब, चश्मा। ऐसे याद रख लो कि लालू जी की बीबी एकदम व्हाइट, और व्हाइट के साथ गोरी है, GORY, GORY, और गोरी तो है पर साथ में वायलेट कलर की तो पहनी है ड्रेस, और उसके बाद चश्मा कैसा लगा दिया? हाँ लाइट ब्लू कलर का चश्मा लगा के एकदम। तो लालू जी की बीबी एकदम व्हाइट गोरी है, वायलेट कलर की ड्रेस पहन के चश्मा पहना है लाइट ब्लू। देखा है लड़कों, लालू जी जैसी बीवी मिलेगी, नौकरी कर लो तुमको, तुमको भी एकदम व्हाइट गोरी, और फिर वो वायलेट ड्रेस भी पहनेगी, और चश्मा भी पहनाएंगे ऐसा वाला। कैसा चश्मा पहनाएंगे? लाइट ग्रीन कलर का चश्मा पहनाएंगे। तो ये सारी चीज, सॉरी लाइट ब्लू कलर का चश्मा पहना देंगे। तो ये सब ट्रिक से आप कलर कोडिंग याद रख सकते हो, कभी कोई एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो ये सब कंडीशंस आप याद रख सकते हो। तो ये याद रखते हुए आगे क्लिक किया हो तो चले आगे। हो गया? हाँ। तो वो लालू जी की बीबी व्हाइट गोरी, हो गया? अरे इतना क्या कर रहे हो भाई? तो कुछ नहीं, वो सेम ही कलर है, वो कुछ नहीं करना है, कैप और दोनों का कलर सेम ही होता है, आगे का जो क्लैप होता है और ऊपर की कैप है, कलर सेम है, दिख नहीं रहा? सेम सेम। उस पर ध्यान मत दो, सिर्फ इधर पे ध्यान दो, और लालू जी की बीवी को देखो। चलो चुप रहो भाई, सुनो भाई, नियोनेट में
6 to 8 फ्रेंड्स, 6 फ्रेंड्स फीडिंग के लिए करेंगे, डीकंप्रेशन के लिए 8 फ्रेंड्स का यूज किया जा सकता है। इन फ्रेंड्स से लेके 5 साल की उम्र तक 8 फ्रेंड्स का यूज करेंगे, किसके लिए? फीडिंग के लिए। और डीकंप्रेशन करना हो तो 8 से 10 फ्रेंड्स का इस्तेमाल करेंगे। 5 साल से ऊपर के बच्चों का लेके 12 साल तक के बच्चों तक 8 से 10 फ्रेंड्स यूज की जा सकती है, और ये फीडिंग के लिए होगी। और अगर डीकंप्रेशन करना है तो 10 से 14 वाली साइज यूज करेंगे, और एडल्ट में हम 14 से 16 फीडिंग के लिए यूज करते हैं। डीकंप्रेशन के लिए 18 गोल्स की यूज कर सकते हो, 18 फ्रेंड्स की। हो गया? नहीं? अच्छा, मैंने जल्दी पूछ लिया क्या? राइस ट्यूब की आइडियल लेंथ 120 से 125 सेंटीमीटर। नेक्स्ट फार्मूला मेजरमेंट। लेविस ट्यूब सिंगल ह्यूमन है, और सेलेम सब ट्यूब डबल ह्यूमन है। सेक्शन ब्लैक मोरी ट्यूब ट्रिपल ह्यूमन है, और इसोफेजियल वेसिस में यूज की जाती है। जब भी राइस ट्यूब डालेंगे पेशेंट को हाई पोलर पोजीशन प्रोवाइड करेंगे। 4 to 6 इंच तक वाटर सोल्यूबल जेली से लुब्रिकेट करेंगे, और जब इंसर्ट करेंगे तो पेशेंट को सोलो सोलो करेंगे, बोलने का है? गट को सटको पी लो, वैसा वाला करना है। इसके बाद अगर बीच में पेशेंट खांसी आ गई तो विथहोल्ड करना है, स्लाइटली विथड्रॉ करनी है ट्यूब को। इतनी बातों का ख्याल रखते हुए राइस ट्यूब डाल देने की है। ठीक है, चलो। हो गया? ये फेंका फेंका फेंका। अब तुम ये मत बोलना दिख नहीं रहा, कुछ नहीं दिख रहा तो मत देखो। सुनो, ब्रेका ट्यूब क्या है? ब्रेका ट्यूब एक स्पेशल टाइप की ट्यूब है, और ये किसकी बनी होती है? पॉलीयूरेथेन की बनी होती है। किसकी बनी होती है? पॉलीयूरेथेन की बनी होती है। ये 4 to 6 वीक्स तक रह सकती है, मैक्सिमम 6 वीक तक रह सकती है। 4 to 6 वीक तक डाल के रख सकते हैं। ये गाइड वायर बेस्ड ट्यूब है। कौन सी है? ये दिख रहा है आपको काला काला? क्या है ये? काला काला गाइड वायर है। ये क्या है? गाइड वायर बेस्ड, गाइड वायर बेस्ड ट्यूब है। जब भी डिफिकल्ट स्टमक इंट्यूबेशन लगे, यानी कि डिफिकल्टी डिफिकल्टी हो राइस ट्यूब डालने में, जिसको डिफिकल्ट स्टमक इंट्यूबेशन बोलते हैं, उस कंडीशन में नैरो पैसेज हो रखा हो, जीआई ट्रैक्ट नैरो हो रखा हो, इसोफेगस नैरो हो रखा हो, पाइलोनस पार्ट स्टमक का जो पार्ट है वो नैरो हो रखा हो, स्टार्टिंग वाला कार्डिया पार्ट नैरोइंग हो रखा हो, और बाकी नॉर्मल ट्यूब बार बार वहां जाके किंग हो रही हो, तो ये क्या है? गाइड वायर है। इसमें क्या है? गाइड वायर है, जो ट्यूब को किंग नहीं होने देगी, मुड़ने नहीं देगी, कोईल नहीं होने देगी। तो ये गाइड वायर वाली है, और ये डिफिकल्ट इंट्यूबेशन में ही डाली जाती है। इसकी ड्यूरेशन ज्यादा है। नॉर्मल कंडीशन में ये ट्यूब नहीं डाली जाती, ये कॉस्टली आती है, महंगी है, इसलिए नहीं डालते। ये सिर्फ डिफिकल्टीज वाले में, किसी को कैंसर है, जीआई ट्रैक्ट इसोफेगस है, कैंसर है, पैसेज बहुत नैरो है, नॉर्मल राइस ट्यूब जा नहीं रही है, तो गाइड वायर है। इसके अंदर क्या है? गाइड वायर है। जब राइस ट्यूब डल दी जाएगी, गाइड वायर को निकाल लिया जाएगा, गाइड वायर को निकाल लिया जाएगा। ये बात ख्याल रखना है। ऐसी ट्यूब का फोटो आया हुआ है, ये फ्रेका याद रखना है। और फ्रेका को 4 to 6 वीक रख सकते हैं। कितना रख सकते हैं? 4 to 6 वीक। और फ्रेका ट्यूब किसकी बनी है? पॉलीयूरेथेन की बनी है, पॉलीयूरेथेन की बनी हुई है। तो ये इसमें है क्या? हाई किंक। क्या है? हाई किंक। क्या लिखा है आगे पढ़ो? स्टेबिलिटी। तो इसके फायदे क्या है? बेनिफिट्स ऑफ फ्रेका ट्यूब्स, हाई किंक स्टेबिलिटीज, यानी कि किंक नहीं होगी, मुड़ेगी नहीं, बेंड नहीं होगी। दूसरा चीज क्या है? रेडियो ओपेक स्ट्रिप्स है, रेडियो ओपेक स्ट्रिप्स है, तो एक्सरे में इजीली विजुलाइज हो जाएगी। इसके अलावा क्या है आगे? क्या लिखा? मुझे नहीं दिख रहा है? ट्रांसपेरेंट ट्यूब है, ट्रांसपेरेंट ट्यूब है। इसके अलावा आउटलेट होल इन द टिप है, होल भी है टिप पे। ये फायदा छोड़ो, सबसे इंपॉर्टेंट फायदा, किंक नहीं होने देगी, किंक नहीं होने देगी। और गाइड वायर बेस्ड है, गाइड वायर बेस्ड होने के कारण किंक नहीं होने देगी। वेयर द सिचुएशन इज वेरी डिफिकल्ट टू इंट्यूबेट विद द नॉर्मल राइस ट्यूब, ट्रैका ट्यूब इज इंसर्टेड, ट्रैका ट्यूब इज इंसर्टेड। और कंडीशन वो जीआई ट्रैक्ट का नैरोइंग स्टेनोसिस हो सकता है, उन कंडीशनों में डाली जाएगी। तो ट्रैका ट्यूब का फोटो आगे और क्लियर वाला दिखा देंगे, वैसे फोटो तो क्लियर दिख रहा है, क्यों नहीं दिख रहा है? दिख रहा है मुझे तो। कोई ना, फ्रेका का आगे तुम 2 लाइनें लिख लो इसके बारे में, कि फ्रेका ट्यूब इज मेड अप ऑफ पॉलीयूरेथेन, फ्रेका ट्यूब इज मेड अप ऑफ पॉलीयूरेथेन। और इस ट्यूब को कितने ड्यूरेशन तक रख सकते हैं? तो 4 to 6 वीक रख सकते हैं। क्यों रखेंगे? जब भी व्हेनेवर पर्पस या इंडिकेशंस क्या है? व्हेनेवर द डिफिकल्टी इन इंट्यूबेशन ऑफ स्टमक, तब फ्रेका ट्यूब की जरूरत पड़ेगी। और स्टमक को डिफिकल्टी कब होगी राइस ट्यूब डालने में स्टमक तक? जब पैसेज नैरो हो रखा हो, या कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो, ब्लॉकेज हो, ट्यूमर हो, फ्रैक्चर हो, यहाँ फ्रैक्चर, नाक में फ्रैक्चर, सब जगह फ्रैक्चर्स आ रहे, तो गाइड वायर की जरूरत पड़ती है, ताकि ट्यूब सही जगह जाए, इधर उधर ट्यूब डाल के और इंजरी ना करे। और ये अलग अलग लेंथ और फ्रेंच में भी अवेलेबल है। 12 फ्रेंच में अवेलेबल है जिसकी लेंथ 120 सेंटीमीटर है। 15 फ्रेंच में अवेलेबल है जिसकी लेंथ कितनी है? 100 सेंटीमीटर है। ये पॉइंट लिखना चाहो तो भी लिख लो, कि 12 फ्रेंच में जो अवेलेबल है उसकी लेंथ 120 सेंटीमीटर है, 15 फ्रेंच में जो अवेलेबल है उसकी लेंथ 100 सेंटीमीटर है। देखिए तुमने कभी नहीं देखी? मेरे वार्ड में पड़ी है, कल लेके आ सकता हूँ। याद रही तो ले आऊंगा। हो गया? हो गया? ये लो क्लियर फोटो, लो ये लो क्लियर फोटो, क्लियर फोटो दिख रहा है अब? कुछ नहीं है, कैसे पहचानोगे? 2 पोर्ट देखने को मिलेंगे, और गाइड वायर होगा, और क्या होगा? गाइड वायर होगा। अंदर जिसमें काला काला दिख रहा हो गाइड वायर, इसका मतलब ये फ्रेका नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब है, फ्रेका नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब है। ऐसा फोटो दिमाग में छाप लो, कॉपी में छाप नहीं पाएगा। इसके अलावा राइस ट्यूब डालते समय हमको इन बातों का ख्याल रखना है। एनजी ट्यूब से, इम्यूनिक से याद रख सकते हो, नेवर गिव विदाउट चेकिंग। जब भी राइस ट्यूब डली हो, उसको चेक करने से पहले कुछ भी देना नहीं है, अदरवाइज फेफड़ों में जाएगा
और मामला गंभीर हो जाएगा। इसके अलावा गिव वार्म और रूम टेम्परेचर, हमेशा फीड है जो रूम टेम्परेचर पे देना है, रूम टेम्परेचर और वार्म फीड देना, ठंडी फीडिंग नहीं देंगे, ठंडी फीडिंग देने से स्टमक एब्डोमिनल क्रैम्पिंग आना शुरू हो जाता है। इसके अलावा टर्न टू राइट साइड, टर्न टू राइट साइड, क्यों भाई? फीडिंग के बाद पेशेंट को स्लाइटली राइट साइड टर्न करना है, जिससे क्या होगा, रिगर्जिटेशन नहीं होगा, स्टमक कंप्रेस नहीं होगा, रिगर्जिटेट नहीं होगा और स्टमक कंप्रेस नहीं होगा। इसके अलावा हमेशा ग्रेविटी का इस्तेमाल करते हुए फीड देना है, तुमको जोर लगा के ऊपर से पुश करके फीडिंग अंदर नहीं भर देनी उसके स्टमक में, ग्रेविटी के साथ अपने आप जाना है, ग्रेविटी के साथ अपने आप फीडिंग होनी चाहिए। इसके अलावा बी श्योर टू एस्पिरेट, बी श्योर टू एस्पिरेट का मतलब है कंफर्म करना है कि राइट ट्यूब स्टमक में ही है, इसलिए हमेशा अगर आपको कंफर्म करना है, आपको श्योर होना है कि राइट ट्यूब स्टमक में ही है, तो उसके लिए एस्पिरेट करना है स्टमक कंटेंट को और पीएच देखना है। इसके अलावा एंड विद वाटर एंड चार्टिंग, जब फीडिंग खत्म हो गई तो नॉर्मल वाटर का फ्लश देंगे, कितना 30 टू 50 ml फ्लश करनी है, अदरवाइज राइट ट्यूब की ट्यूब में ही खाना पड़ा हुआ है तो वो धीरे धीरे जमता जमता ट्यूब ब्लॉक कर सकता है। इसलिए हमेशा फीडिंग देने के बाद, मेडिकेशन देने के बाद 30 टू 50 ml वाटर या एनएस से फ्लश करना है, वाटर या एनएस से फ्लश करना है ट्यूब को, और उसके बाद जितना दिया क्या दिया उसकी चार्टिंग करनी है, उसकी क्या करनी है, चार्टिंग। डॉक्यूमेंटेशन इज वेरी नेसेसरी, तो डॉक्यूमेंट करना बहुत जरूरी है। लिख लिया? दिमाग सो गया लग रहा तुम्हारा? अभी नहीं, कुछ नहीं होगा, कोई प्लीज नहीं होगी अब। द मेथड ऑफ कंफर्मेशन ऑफ राइट ट्यूब इज, हाँ तो लिखो। अभी अगले 15 मिनट के लिए मुझे सुनाई नहीं देगा, मैं सिर्फ बोलूंगा, ठीक है? मैं सुनूंगा नहीं, मैं सिर्फ बोलूंगा। बैग पैक कर लिया क्या बेटा? नहीं, हाँ, डाउट बहुत है मुझे भी, हाँ। टू हॉर्ली रीडिंग देते टाइम कौन सी पोजीशन देंगे? देने के बाद सेम वाली पोजीशन देंगे यार, एटलीस्ट हेड ऑफ द बेड इज रेज्ड अबाउट 30 डिग्री मिनिमम, 30 डिग्री मिनिमम रेज करना है, और वो कितने मिनट तक रखना है? एटलीस्ट 30 मिनट तक रखना है, कितना? एटलीस्ट 30 मिनट तक। गलत क्या है इसमें? हाँ, हम्म, तो कंटिन्यूस हो रही है यार, वो तो 2 हॉर्ली हो गई ना, कंटिन्यूस का मतलब है 24 आवर्स। वो इंटरमिटेंट फीडिंग हुई है, एवरी 2 हॉर्ली इज इंटरमिटेंट फीडिंग। किसमें? हाँ हाँ, रखा था ना यार, सेक्शन कहते तो बहुत लेंथ में भी अलग होता है, साइज में भी अलग होता है, उसका आगे का पार्ट भी अलग होता है, कलर कोडिंग तो सेम है। आई तो सब में आएगी, आगे आई तो चाहिए ही चाहिए। सेक्शन कहते पर मतलब डिफरेंस सिर्फ आप ऐसे कर सकते हो, देखने के से बिल्कुल पता चलता है। ये पैकिंग में भी फोटो के आधार पर भी पहचान ही लोगे यार, राइस ट्यूब, और उसको कभी भी जो सक्शन कैथेटर है वो ऐसे कोयल वाले मैनर में पैकिंग नहीं आती है कभी भी, और फोटो सीधा राइस ट्यूब को कोई नहीं देगा, यूं सीधा लेटा के देगा। कभी फोटो इमेज देखी राइस ट्यूब की आपने, जो कोयल रहती है? सक्शन कैथेटर ऑलवेज इन स्ट्रेट, सक्शन कैथेटर हमेशा स्ट्रेट रहेगा, सीधा, बस, और कुछ फर्क नहीं आएगा। हम्म हम्म 45 सेंटीमीटर सब वही है, 45 45 45। चलो अभी रुक जाओ, अभी रुक जाओ, मैं सुनता नहीं। मेथड इज बबल मेथड, कितनी ताली बजा लो 7:30 होगी रहेगी। द फर्स्ट मेथड इज बबल मेथड, द फर्स्ट मेथड इज, ठीक है, ठीक है ना, तुम्हारी ना मेरी, ये लास्ट स्लाइड है बस। टाइम कहां से हो जाएगा? 20 मिनट में लिखोगे क्या ये तुमको पता है? जल्दी जल्दी लिख लो। मेथड, बबल मेथड, कटोरी में पानी लिया, ट्यूब ट्यूब का टिप डिप किया, अगर बबल्स आ रहा है इट मींस रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में गई हुई है। फिर एयर वाली है, 10 टू 30 ml एयर पुश करेंगे और जो साउंड आएगा वो वूसिंग साउंड होता है, ये ध्यान रखना है। स्टेथोस्कोप को कहां प्लेस करना है वो तुमको स्टमक की लोकेशन से होना चाहिए। इसके अलावा पेशेंट को बार बार क्या हो रहा है? बेल्चिंग, ये क्या इंडिकेट करता है कि उसका जो टिप है वो एक्चुअल में या तो स्टमक के स्टार्टिंग पार्ट में पड़ा है या एंड पार्ट तक पहुंच गया है। जो टिप है राइस ट्यूब का वो कहां चला गया है? या तो स्टमक के कार्डिया पार्ट तक और वहीं पड़ा हुआ है, गैस्ट्रिक इसोफेजियल जंक्शन पे ही पड़ा हुआ होगा कोई लोग के, या फिर बिल्कुल एंड तक चला गया है, बिल्कुल एंड तक चला गया है। इसलिए पेशेंट बार बार पेशेंट को बेल्चिंग होगी, तो ये ध्यान रखना है। तो इसके लिए वापस कंफर्म करना है, ट्यूब को क्या करना है? रिपोजिशन करना है, विड्रॉ करके वापस हल्का सा इंसर्ट करना है। इसके अलावा एस्पिरेट द स्टमक कंटेंट चेक करना है, पीएच अगर 4 से कम होगी तो वो स्टमक में ही है, और अगर अल्कलाइन पीएच आई इसका मतलब वो इंटेस्टाइन में है, अगर इंटेस्टाइन में है तो स्लाइडली क्या करेंगे? विड्रॉ करेंगे, विड्रॉ। इसके अलावा एक्सरे कंफर्मेटरी मेथड है। बस इतनी जांचें हैं, ये तुमको मैंने पहले बता रखा था, लिख लो फटाफट फटाफट। अब मैं फ्री हूँ। कैसे लिख लिया? लिख लिया? लिख लिया भाई? हो गया? कईयों ने बैग पैक कर लिया है। क्या हुआ? ठीक है? ठीक तो है? लिख पाया? हम्म लिख पाया पूरा? शर्मा मत, कुछ नहीं शर्मा नहीं करनी, मेरे से कोई शर्म की बात नहीं। कुछ नहीं लिखा भाई, है?
कहा भैया, ये थोड़ी है, बहुत कुछ बाकी है? अब देखूंगा। क्यों बाकी है? नहीं, इसका पहला वाला कहा है। और भाई साहब तुम मिश्रण करके लिख रहा है, तो कंफ्यूज कर दिया। दो अलग अलग कॉपी में लिख रहा है। इसका कारण ये इधर और ये इधर, ऐसे क्यों बेटा? एक हिंदी में एक इंग्लिश में, ऐसा क्या? नहीं पड़ोसी होशियार है। फ्रेका लिख दिया। फ्रेका के बारे में नहीं लिखी ना बेटा कुछ भी, तो बात क्यों नहीं लिखी? अरे यार, फ्रेका रखे हुए मैंने 15 मिनट तक बका उसमें कि पॉलीयूरेथेन की बनी होती है, गाइड वायर बेस्ड होती है? एक 12 साइज की होती है, एक 15 साइज की होती है। 12 साइज वाले की लेंथ 120 सेंटीमीटर, 15 वाले की 100 सेंटीमीटर। क्या बात करता है? ये बात मैंने बहुत बार बोली। हम्म? सोए थे बेटा, सोएगा ना तो सोता रह जाएगा। जाग जाओ, है ना, वक्त आ गया। इसने डर से कहा क्वेश्चन ना पूछे, इसलिए बुक वापस निकाली है। तो बुक से देख के वैसे ही नहीं बताना ना बेटा। चल बता, लेंथ ऑफ राइस ट्यूब बता। आइडियल लेंथ ऑफ राइस ट्यूब है? नो रेफरेंस क्यों चाहिए इसमें? अरे बेटा लेंथ पूछ रहा हूँ, लेंथ कहाँ आएगी? अरे 120 से 125 सेंटीमीटर। बड़े आदमियों में कितने साइज की राइस ट्यूब डालेंगे बेटा? 14 टू। न्यूबॉर्न में साइज कितना है? न्यूबॉर्न में साइज कौन सा डालेंगे? पहले मेरा क्वेश्चन का जवाब दो। है? हाँ, हाँ बताओ। है? क्या बेटा? तो बाउल मेथड में कुछ नहीं है। एक बाउल में वाटर लेगा, हाँ, प्रायोरिटी स्टमक वाला, वो ऑस्कल्टेशन, हॉस्पिटल प्रैक्टिस में ऑस्कल्टेशन, कटोरी लेके पानी नहीं डालना उसमें। हॉस्पिटल में ऑस्कल्टेशन, एयर पुश करनी है, और साउंड कौन सा है वो? उस साउंड। चलो धन्यवाद सबका।